एनसीईआरटी सीरीज फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की क्लास में हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात की थी। 12th क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी का पार्ट 2 बात करता है मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट दिस विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड। अगर हम इंडेक्स को देखें तो टोटल हमारे इस बुक के अंदर है 5 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर है थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स और लास्ट चैप्टर है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स। अब देखो, इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको बहुत सारे ट्रेवलर्स देखने को मिलेंगे। कुछ ट्रेवलर्स एंशिएंट टाइम पर आए, कुछ मेडिवल टाइम पर, कुछ मॉडर्न टाइम पर। अब हमें एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट एक ट्रेवलर के बारे में क्या पता होना चाहिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें चाहे पीसीएस की तैयारी करें। एक ट्रेवलर से रिलेटेड आपको सबसे पहले बात पता होनी चाहिए, कौन से रूलर्स के टाइम पर वो ट्रेवलर आया, उस टाइम पर मेजरली इंडिया के अंदर रूल किसका चल रहा था। दूसरा, थोड़ा सा आपको डेट्स का आइडिया होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली जो ट्रेवलर था, बिल्कुल एग्जैक्ट याद मत रखो, लेकिन कौन सी सेंचुरी में आया इतना भी याद है आपको तो वो मोर देन इनफ है। तीसरा, किसी ट्रेवलर ने कोई बुक लिखी हो तो उस बुक के बारे में। और चौथा, कि एक ट्रेवलर जो बाहर से इंडिया के अंदर आया, उसने इंडिया के बारे में क्या लिखा और उसने इंडिया के अंदर क्या देखा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको किसी भी फॉरेन ट्रेवलर के बारे में जो इंडिया के अंदर आया उसके अंदर पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं वन ऑफ द फेमस ट्रेवलर जिसका नाम था अल बिरूनी, और उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। अब देखो, अल बिरूनी के बारे में सबसे पहली बात पता होनी चाहिए, अल बिरूनी जन्म हुआ 973 में। नहीं याद रहता मत रखो, सिर्फ इतना पता होना चाहिए वो प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते थे। उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, उनको सीरियाक, अरेबिक, पर्शियन, हेब्रू, संस्कृत, इन सभी की नॉलेज थी। उनको क्या नहीं पता था, उनको ग्रीक के बारे में नहीं पता था। अब वो कैसे आए थे? ही वॉज ब्रॉट टू गजनी एज अ हॉस्टेज व्हेन ख्वारिज्म वॉज इन्वेडेड बाय सुल्तान महमूद 1017 के अंदर। देखो, उस टाइम पर इंडिया के अंदर भी इस्लामिक इन्वेजन चल रहा था, और उसी टाइम पर जो अल बिरूनी थे उनको इस तरीके से वो इंडिया के अंदर आए थे। अब बात करते हैं उनकी बुक के बारे में। किताबुल हिंद वॉज रिटन इन अरेबिक। पहली बात ये पता होनी चाहिए, वॉल्यूमिनियस टेक्स्ट है जिसको 80 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। इट्स सब्जेक्ट्स की बात करें, इसके अंदर रिलीजन के बारे में, फिलोसफी के बारे में, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, मैनर्स, सोशल लाइफ, वेट मेजर, इन सारी चीजों के बारे में लिखा गया है। उसके बाद अल बिरूनी जो अरेबिक में लिखते थे, प्रोबेबली इंटेंडेड हिज वर्क फॉर पीपल लिविंग अलोंग द फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वो फेमिलियर थे ट्रांसलेशन और अडेप्शन के अंदर कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत टेक्स्ट को इनटू अरेबिक के अंदर करने के लिए। दूसरे इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स हैं जिसका नाम है इबन बतूता, जिन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम था रिहला। अब इबन बतूता's बुक ऑफ ट्रेवलर्स कॉल्ड रिहला, जिसको भी किस में लिखा गया, अरेबिक के अंदर लिखा गया। अब वो इंडिया के अंदर किस टाइम पर है, नियर अबाउट 1332 से लेकर इस टाइम पीरियड के अराउंड वो क्या हुआ, इंडिया के अंदर। वो इंडिया से आने से पहले वो और भी काफी कंट्रीज हैं जहां पर वो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके थे। मेनली अगर आपसे कोई पूछे इबन बतूता जिस टाइम पर इंडिया में आए उस टाइम पर कौन सा रूल था, तो उस टाइम पर रूल इंडिया में कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और तुगलक डायनेस्टी किसकी थी? दिल्ली सल्तनत के अंदर रूल करने वाली तीसरी डायनेस्टी थी। क्यों? देखो, सिंपल सी बात है, इस बुक के अंदर दिल्ली सल्तनत की बात नहीं कही है। दिल्ली सल्तनत के रूल के अंदर पहली डायनेस्टी थी आपकी स्लेव डायनेस्टी, दूसरी डायनेस्टी थी खिलजी डायनेस्टी। खिलजीज के बारे में आपने में भी पद्मावत मूवी वगैरह देखी होगी, तो आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना भी होगा। उसके 2 रूलर थे जिसमें से दूसरे थे अलाउद्दीन खिलजी। तीसरी डायनेस्टी थी आपकी ये सेम जो अभी हमने यहाँ पर बात की, तुगलक डायनेस्टी। और तुगलक डायनेस्टी के बाद आपकी 4th डायनेस्टी आती है सैयद डायनेस्टी, और 5वीं डायनेस्टी थी आपकी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के टाइम पर ही जो लोधी डायनेस्टी के एक रूलर थे इब्राहिम लोधी, जिनको बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराया था, और उसके बाद मुगल रूल स्टार्ट हो गया था दिल्ली के ऊपर। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बता दिया। अब बात करते हैं दोबारा यही पर, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर इबन बतूता आए थे, एंड where he was इनको अपॉइंट किया गया एज अ काजी और जज ऑफ दिल्ली, एंड लेटर सेंड टू, इनको सेंड किया गया कहां पर, टू चाइना एज सुल्तान इन वॉइस टू मंगोल रूलर। ये सारी चीजें आपको इनके बारे में याद रखनी। उसके अलावा भी इन्होंने काफी जगह पर क्या किया, ट्रेवल किया। ये श्रीलंका की तरफ भी गए, मालदीव्स भी गए, तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ज्यादा याद रखने की यहाँ से कुछ भी आपको जरूरत नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट पर,
फ्रैंकोइस बर्नियर, ये एक डॉक्टर थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे और हिस्टोरियंस थे। ही केम टू द मुगल एम्पायर इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज के सर्च के अंदर ये मुगल एम्पायर के अंदर आए थे। ये इंडिया 12 साल तक रहे, 1656 से लेकर 1668 तक। उसके अलावा ये किससे क्लोजली एसोसिएटेड थे? ये क्लोजली एसोसिएटेड थे प्रिंस दारा शिकोह से। और प्रिंस दारा शिकोह कौन थे? जो शाहजहां के बड़े बेटे थे, जिनको बाद में औरंगजेब ने हरा दिया था और औरंगजेब बाद में जलकर रूलर बन गए थे। ये शाहजहां के बेटे थे। शाहजहां कौन थे? शाहजहां जहांगीर के बेटे थे। जहांगीर किसके बेटे थे? वो अकबर के बेटे थे। अकबर का नाम तो आपने ऑब्वियसली सुना ही होगा। लेटर he was associated as an intellectual and scientist with Danishmand Khan, an Armenian noble at the Mughal court. इन्होंने कंपेयर किया किसको? ईस्ट एंड वेस्ट को। इनकी जो मेजर राइटिंग्स थी वो थी आपकी लुइस 14 द किंग ऑफ फ्रांस के लिए डेडिकेटेड, बट जो इन्होंने इंडिया के लिए लिखा वो हमारे लिए मैटर करता है। इनकी जो असेसमेंट्स थी वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं मानी जाती क्योंकि थोड़े से बायस थे। जो इनका मेनली जो वर्क था उसको 1670-71 के अराउंड इनको सारा जो वर्क था इनका पब्लिश किया गया। अब बात करते हैं आगे, मेकिंग सेंस ऑफ एन अलाइन वर्ल्ड, अल बिरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। दोबारा से उसी ट्रेवलर के ऊपर हम यहाँ पर जा रहे हैं। पहली चीज है ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग। देखो, अल बिरूनी ने काफी ऐसे बैरियर्स को बताया कि क्या क्या बैरियर्स उनको आए संस्कृत ट्रेडिशन से रिलेटेड और जो भी उन्होंने बाद में राइटिंग्स लिखी उनसे रिलेटेड। तो पहला बैरियर उनको फेस करना पड़ा लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि जो संस्कृत है वो अरेबिक से बहुत ज्यादा डिफरेंट थी और उसको समझने के लिए उनको काफी ज्यादा टाइम लगा उस चीज को समझने के लिए। तो पहला बैरियर उन्होंने इसको फेस किया। सेकेंड बैरियर उन्होंने फेस किया डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। ये बैरियर तो आज तक चलता ही आ रहा है, ये बैरियर उन्होंने भी फेस किया। थर्ड बैरियर was the self-absorption and consequent insularity of the local population। सारी चीजों को सेल्फ एब्जॉर्ब करना, साथ में लोकल पॉपुलेशन के साथ कनेक्ट करना, उनकी चीजों से उन जो भी प्रॉब्लम थी हर चीज को डील कैसे कर रहे थे उनसे बात करना, वो चीजें थी जो उन्होंने तीसरा बैरियर उनको लगा। उसके बाद है अल बिरूनी ने अपने बुक के अंदर कास्ट सिस्टम के लिए क्या बोला। उन्होंने नोट किया कि एंशिएंट पर्सिया के अंदर उस टाइम पर 4 तरह की सोशल कैटेगरीज उन्होंने रिकॉग्नाइज की। पहली नाइट्स एंड प्रिंसेस, जो राजा होते थे, राजा के बेटे, फिर मॉन्क्स, फायर प्रिस्ट और लॉयर्स, फिर उन्होंने देखा फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स, अदर साइंटिस्ट, और फोर्थ कैटेगरी उन्होंने देखी पीजेंट्स एंड आर्टिसन। एंड ही अटेम्प्टेड टू सजेस्ट दैट सोशल डिवीजन वर नॉट यूनिक टू इंडिया। मतलब देखो, अब थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखेगा, बट जब आप लार्ज स्केल के ऊपर कंपैरिजन करने में आओगे तो उन्होंने इस चीज को देखा कि सोशल डिवीजन जो थी वो इंडिया में भी ऑलमोस्ट इसी टाइप से थी, क्योंकि हमारे भी सबसे ऊपर किंग्स अलग थे, फिर प्रेस्ट थे, उसी टाइप से चीजें उन्होंने रिलेट करने की कोशिश की। उसके अलावा क्या था, ही रिमार्क्ड दैट एवरीथिंग व्हिच फॉल्स इनटू अ स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी स्ट्राइव्स एंड सक्सीड इन रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी। अकॉर्डिंग टू हिम द कंसेप्शन ऑफ सोशल पॉपुलेशन इंटरेस्टिंग टू द कास्ट सिस्टम वाज कंट्रारी टू द लॉज ऑफ नेचर। अब ये बात उन्होंने भी देखी, मतलब इतना उनको फैसिनेट नहीं किया जो कास्ट सिस्टम था। उन्होंने माना कि ये चीजें जो हैं कास्ट सिस्टम है वो सोशल पॉपुलेशन का रीजन है, पोल्यूशन का रीजन है, सोशली जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के अंदर उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन है कास्ट सिस्टम। और ये सारी चीजें एक जो नेचर का लॉ होता है उसके अगेंस्ट उनको लगी। नेक्स्ट है इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफैमिलियर। अब देखो, इब्न बतूता जो थे वो भी यहाँ पर घूम रहे थे, तो उनको कुछ चीजें ऐसी थी जो उनको अनफेमिलियर लगी, जो उन्होंने इंडिया में ऑब्जर्व की और उन्होंने कहीं और नहीं देखी थी, तो उनके बारे में उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया। पहला है द कोकोनट एंड द पान। He described the coconut and the pan, two kinds of plant produced that were completely unfamiliar to his audience। जो जहां से वो बिलोंग करते थे वहां की ऑडियंस के लिए बिल्कुल अनफेमिलियर थी दो चीज, एक कोकोनट ट्री और एक पान। कोकोनट ट्री के बारे में बोला अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पेक्यूलियर ट्रीज, और पान के लिए उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू हिम बीटल ट्री वाज कल्टीवेटेड वाज एग्जैक्टली लाइक द ग्रेप वाइन, इट वाज ग्रोन ओनली फॉर द सेक ऑफ इट्स लीफ। इसी तरीके से उन्होंने जो ग्रेप वाइन थी उसके साथ पान का कंपैरिजन किया। अब उन्होंने इंडियन सिटीज के लिए भी कुछ चीजें बोली। वो क्या थी, मोस्ट सिटीज जो इंडियन थी वो क्राउडेड स्ट्रीट्स थी, ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट्स थी। उसके साथ उन्होंने डिस्क्राइब किया दिल्ली को एज अ वास्ट सिटी विद अ ग्रेट पॉपुलेशन एंड द लार्जेस्ट इन इंडिया। दौलताबाद इन महाराष्ट्र वाज नो लेस एंड इजीली रिवेल्ड दिल्ली इन साइज। और दौलताबाद जो था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ये लोकेशन जो थी ये काफी फेमस भी थी, तो इसीलिए उन्होंने दौलताबाद के बारे में भी मेंशन किया। उसके अलावा उन्होंने सिटीज के लिए बोला द बाजार्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजिशन बट ये सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज का भी हब है इंडिया के अंदर।
and the subcontinent was well integrated with inter-Asian networks of trade and commerce. Indian manufacturers were in great demand in both West Asia and Southeast Asia. ये सारी चीजें उन्होंने इंडियन सिटीज के बारे में बोली। उसके बाद उन्होंने एक यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में भी बताया। उसके अंदर उन्होंने एक बताया पोस्टल सिस्टम के बारे में कि पोस्टल सिस्टम होता था, दो तरीके का होता था। एक होता था हॉर्स पोर्ट, जिसको उलुक बोला जाता था, इज रन बाय रॉयल हॉर्सेस स्टेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ एवरी 4 माइल। मतलब क्या है, 4 माइल के डिस्टेंस पे आपको एक घोड़ा मिलेगा। उस घोड़े को ऑब्वियसली चलाने के लिए उसके ऊपर एक इंसान होगा। जैसे आप यहाँ से आपने पोस्ट ली, 4 माइल्स तक आप चले, फिर आपको एक घोड़ा मिलेगा, उस घोड़े पे एक इंसान मिलेगा, आपने उसको दिया, फिर वो आगे देगा। तो इस तरीके से एक पोस्टल सिस्टम ये था। दूसरा था फुट वाला, उसके अंदर सारी चीजें क्या होंगी, पैदल चलने की चीजें होंगी। पर माइल के बाद स्टेशन उसके अंदर मिलेगा, जिसको बोला जाता था दावा। अब है बर्नियर एंड द डीजनरेट ईस्ट। बर्नियर्स ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर is marked by detailed observation, critical insight and reflection. The question of land ownership जो उन्होंने लिखा, उन्होंने पहली चीज लिखी, one of the fundamental difference जो है between Mughal India and Europe was a lack of private property in land in the former. ये उन्होंने एक डिफरेंस लिखा, क्यों? क्योंकि वो ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर कर रहे थे। सेकंड लिखा, ही वॉज बिलीवर ऑफ वर्च्यू प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड एज बीइंग हार्मफुल फॉर बोथ द स्टेट एंड इट्स पीपल। कि उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर क्राउन ओनरशिप है लैंड के ऊपर, और वो चीज ना स्टेट के लिए अच्छी है ना लोगों के लिए अच्छी है। Owing to crown ownership of land, landholders could not pass on their land to their children, so they were averse to any long-term investment. तो ये सारी चीजें थी जो उन्होंने लिखी। उसके अलावा उन्होंने क्या देखा, अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी को भी उन्होंने बात की। उन्होंने बात की, he felt that artisans had no incentive to improve the quality of their manufacture since profits were appropriated by the state. अब जो आर्टिसंस थे उनके पास ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं था जिससे वो अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव करते जाएं। क्यों? क्योंकि जो भी प्रॉफिट्स होते थे उसमें अंदर स्टेट का हिस्सा जो होता था वो बहुत ज्यादा होता था। एक ये चीज उन्होंने इंडिया में देखी, और उन्होंने देखा जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरर्स थे वो भी हर तरीके से डिक्लाइन होते जा रहे थे। बर्नियर डिस्क्राइब किया उन्होंने मुगल सिटीज को एज अ कैंप टाउन्स, टाउन्स दैट ऑन देयर एग्जिस्टेंस टू द इंपीरियल कैंप। इस तरीके से उन्होंने इंडियन सिटीज को, टाउन्स को उस टाइम पर डिस्क्राइब किया अपनी राइटिंग्स के अंदर। अब आगे आ जाओ, अब बात करते हैं उस टाइम पर वुमेन स्लेव, सती एंड लेबरर्स के बारे में। स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट्स, स्लेव्स को ओपनली मार्केट्स में सोल्ड किया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक इन्फॉर्म किया उन्होंने इब्न बतूता को, was so happy with the sermon of a preacher that he gave him 100,000 टंकास coins and 200 slaves। तो ये भी उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को इन्फॉर्म किया। There was a considerable differentiation among slaves। slaves के अंदर भी डिफरेंस देखने को मिला। Some female slave were expert थी म्यूजिक और डांस के अंदर। कुछ फीमेल स्लेव थी पर ऑल्सो एम्प्लॉयड थी बाय द सुल्तान टू कीप अ वॉच ऑन हिज नॉवेल्स के अंदर, कि नॉवेल्स के ऊपर नजर रखने के लिए। तीसरा है फॉर कैरिंग वुमेन एंड मेन ऑन अ प्लैंकास और डोला। प्राइसेस जो थे स्लेव्स के, पर्टिकुलरली जो फीमेल स्लेव थी उनको डोमेस्टिक लेबर के लिए बेचा जाता था, उनके लिए जो डोमेस्टिक लेबर वाली स्लेव्स थी उनके लिए जो प्राइस थे वो काफी कम थे। इन द केस ऑफ सती में बर्नियर ने नोट किया that while some women seem to embrace death cheerfully, others were forced to die। उन्होंने लिखा अपनी राइटिंग्स में कि कुछ वुमेन तो ऐसी थी जो अपनी पति की डेथ के बाद खुशी खुशी खुद को सती कर लेती थी, लेकिन कुछ वुमेन को फोर्स किया जाता था कि उनको सती होना पड़ेगा। टाइमलाइन ट्रेवलर्स हु लेफ्ट अकाउंट्स, अब ये आपको ना याद रखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। मैच द फॉलोइंग में कई बार स्टेटमेंट बेस में कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाता है। यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, और जो पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका यूपी का हो, बिहार का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, उनके अंदर तो डेफिनेटली पूछा जाता है। 973-1048 मोहम्मद बिन तुगलक, फिर 1254 1323 में मार्को पोलो आए इटली से, फिर इब्न बतूता मोरक्को से, फिर 1382 में अब्दुल रज़ाक आए, ठीक है, समरकंद से। 1466-72 में अफसाने सेल आए रशिया से। 1518 में दौरता बैरबोसा, फिर 1562 में सैयद अली, ये ईयर ऑफ डेथ बता रखा है उनका। 1536 में एंटोनिया, फिर 1626 के आसपास महमूद वली, 1667 में पीटर मुंडे, फिर 1605 में जेन बैप्टिस्टा ट्रेवनियर, और 1620 के अंदर फ्रैंकस बर्नियर। तो इस टाइप से ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट, अमंग द बेस्ट नोन ऑफ द पोर्टुगीज राइटर्स
जिसमें से जिसका नाम है डॉटे बारबोसा, हु रोट अ डिटेल्स अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया. वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेंच ज्वेलर जैन बेपिस्टा was particularly fascinated with the trading conditions in India and compared India to Iran and Ottoman Empire. तो ये दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी. अब आते हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन के ऊपर. इसके अंदर हम देखते हैं कैसे भक्ति का कल्चर डेवलप हुआ, कैसे सूफी ट्रेडिशन इंडिया के अंदर डेवलप हुआ. अब सिंपल सी बात है, देखो पहली बात ये थी कि यहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ कल्ट्स का. कैसे हुआ? देयर वर टू प्रोसेसेस एट वर्क. पहला क्या था कि ब्राह्मणिकल आइडियाज को प्रोपेगेट करना, ब्राह्मणिकल आइडियाज को लोगों तक पहुंचाना, हर तरीके से पहुंचाना. और पहले क्या होता था, जब हमने वेदास का टाइम पढ़ा और पढ़ा, वहां पर हमने देखा कि जो शूद्र डायनेस्टी थी या जो वुमेन्स थे, उनको अलाउ नहीं था क्या वैदिक टेक्स्ट को पढ़ना, भक्ति करना और ब्राह्मणिकल आइडियाज को प्रोसेस करना. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सारी चीजों को, ब्राह्मणिकल आइडियाज को उन तक भी असेसिबल कराया गया. दूसरी चीज क्या थी, जो ब्राह्मण्स थे अब वो भी एक्सेप्ट करने लग गए थे मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर अपनी कुछ गलतियों को, और रिवर्क करने लग चुके थे अपने बिलीव्स और प्रैक्टिसेस के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल एट पुरी टेम्पल ओडिशा द प्रिंसिपल डिटी केम टू बी आइडेंटिफाइड एज जगन्नाथ द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, अ फॉर्म ऑफ विष्णु, जिनकी आज भी हम जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं. तो वो चीजें कब डेवलप हुई, वो चीज भी कब डेवलप हुई, मेडिवल इंडिया के स्टार्टिंग के टाइम पीरियड के अंदर. तो मेनली आपका जो मूर्ति पूजा है और सारे कॉन्सेप्ट है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके इसी टाइम पीरियड के अंदर डेवलप हुए. अब है डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट. अब एक चीज और डेवलप हुई भक्ति के साथ साथ इसी टाइम पर, वो क्या थी आपकी ये तांत्रिक विद्या, जिसको हम आज के टाइम पे काला जादू बोलते हैं. अलग अलग रिलीजन में अलग अलग चीजें होती हैं. हिंदू रिलीजन में अलग होता है काला जादू वगैरह के बारे में चीजें, तांत्रिक विद्या अलग होती है. मुस्लिम्स में अलग होता है, उसमें जिन वगैरह कुछ होता है. और मतलब इतना डीपली मुझे तांत्रिक विद्या के बारे में नहीं पता, लेकिन बेसिकली ऐसे होता है तांत्रिक विद्या, जिसको हम काला जादू कह देते हैं. अब तांत्रिक जो प्रैक्टिसेस थी वो भी वाइड स्प्रेड इस टाइम पीरियड के अंदर सब कॉन्टिनेंट के अंदर हो चुकी थी. तांत्रिक प्रैक्टिसेस को स्प्रेड होने के दो मेजर रीजन थे. एक, तांत्रिक विद्या के अंदर वुमेन और मेन के अंदर डिफरेंस नहीं था, जो काला जादू करना सीखना चाहता है वो सीख सकता है. दूसरा, तांत्रिक विद्या के अंदर कोई भी कास्ट डिफरेंस नहीं होता. वहां पर ये नहीं बोला जाता आप शूद्र हो तो आप काला जादू नहीं कर सकते या तांत्रिक विद्या नहीं कर सकते. तो ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से तांत्रिक प्रैक्टिसेस काफी पॉपुलर होना स्टार्ट हो गए. अब आपको ये शैविज्म जो शिव की पूजा करते हैं उनमें भी आपको तांत्रिक प्रैक्टिसेस वाले लोग मिल सकते हैं. बुद्धिज्म के अंदर भी तांत्रिक प्रैक्टिसेस होती हैं, मुस्लिम्स में भी होती हैं, या फिर आप किसी भी रिलीजन में देखो, हर रिलीजन का पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिखाई देता है. अब बात आती है पोएम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति. अब भक्ति ट्रेडिशन को उस टाइम पर दो कैटेगरीज में बांटा गया. एक था आपका सगुना. सगुना कौन थे? जो किसी स्पेसिफिक डिटी की पूजा करते थे, चाहे वो विष्णु की करें, चाहे वो शिव की करें, या फिर वो उनके किसी ना किसी अवतार की पूजा करें. मतलब वो एक मूर्ति की फॉर्म में किसी ना किसी भगवान की, देवी देवता की पूजा करते थे. उनको सगुना भक्ति के अंदर काउंट किया गया. निर्गुणा कौन थे? इट वॉज द वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड. जो मानते थे कि भगवान दिल में होता है, अच्छे कामों करोगे आपको तो आपको भगवान की प्राप्ति होती है. वो किसी मूर्ति के अंदर भगवान को नहीं ढूंढते थे. वो किसके अंदर माने जाते थे? निर्गुणा भक्ति ट्रेडिशन के अंदर. अब दो टर्म्स और उस टाइम पर पॉपुलर थी, अलवर्स एंड नैनार्स. ये दोनों टर्म्स साउथ इंडिया की साइड पॉपुलर हुई, जिसमें से अलवर्स बोला जाता है जो विष्णु की पूजा करते हैं, नैनार्स बोला जाता था जो शिव की पूजा करते थे. आज हम सभी को हिंदू बोल देते हैं, बट उस टाइम तक क्या था, हिंदुज्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. मेनली पहले लोग वेदास के ऊपर डिपेंड करते थे. बाद के जो लोग आए वो किसके ऊपर थे? वो अलग अलग डिटी के अंदर क्या हो गए थे, डिवाइड हो गए थे. शिव की पूजा करने वाले अलग, विष्णु की पूजा करने वाले अलग. और बाद में चलकर आज के टाइम पे आपने कॉन्सेप्ट देखा, ये आप सनातन हिंदू, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप बात करोगे तो आपको हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलते. अब अलवर्स डिवोटी ऑफ विष्णु हो गए, नैनार्स डिवोटी ऑफ शिवा हो गए. अब वो क्या करते थे? प्लेस टू प्लेस ट्रेवल करते थे और अपने अपने जिसको वो गॉड मानते थे उनकी हिम्स जो थी उनको सिंग करते जाते थे और अपने अपने जो गॉड थे उनको स्प्रेड करने की कोशिश करते थे. अलवर्स चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग विष्णु को समझे, विष्णु के डिवोटी बने. और सेम विद नैनार्स, वो शिवा के तरफ बिलीफ रखते थे. यहाँ तक हो गया. उसके बाद आता है देयर एटीट्यूड कैसा था उनका कास्ट की तरफ. अब Alvars and Nainars initiated a movement of protest against the caste system and the dominance of Brahmins. अब ये शिव और विष्णु की पूजा करते थे, बट इनको कास्ट सिस्टम से प्रॉब्लम थी. ये डिफरेंस नहीं करते थे
कि कौन किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। साथ में उनको ब्राह्मण्स के जो डोमिनेंस था एक रिलीजन को लेकर, एक भगवान की पूजा को लेकर, उससे उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। फिर एक ये बहुत फेमस कंपोजिशन है द नलाइरा दिव्य प्रबंधम। ये एक अलवर की कंपोजिशन है जो विष्णु के डिवोटीज थे। was described as the Tamil Veda and claimed to be as significant as the four Vedas in Sanskrit। इसको माना जाता है तमिल वेदा और क्लेम किया जाता है जितने 4 वेदा जो संस्कृत में लिखे गए वो इम्पोर्टेंट है, उतनी ही इम्पोर्टेंस इसकी भी है। अब बात करते हैं वुमेन डिवोटीज का भी क्या अलवर्स और नैनार्स में कंट्रीब्यूशन था? डेफिनेटली था। दो अलवर्स भी के अंदर भी डिवोटीज ऑफ विष्णु के अंदर भी वुमेन का कंट्रीब्यूशन था, और साथ में जो डिवोटी ऑफ शिवा थे वहां पर भी वुमेन का कंट्रीब्यूशन था। यहाँ पर दोनों के केस में एक एक वुमेन का नाम दिया हो जो आपको याद रखना है। अंडल अ वुमेन अलवर जो विष्णु की डिवोटी थी, और कराईकल अमीर अ डिवोटी ऑफ शिवा। अगर आप साउथ से बिलोंग करते होंगे या फिर आप साउथ की साइड गए होंगे तो आपने सुना भी होगा, लोग इनको बहुत ज्यादा मानते हैं आज तक भी। अब बात आते हैं रिलेशन विद द स्टेट। अपोजिशन to Buddhism and Jainism is the main theme of Bhakti hymns due to competition between religions traditional for royal patronage। अब देखो क्या हो गया था पहले के टाइम पर, जब आपने स्टार्टिंग का एंशियंट टाइम देखा, स्टार्टिंग के एंशियंट टाइम के किंगडम देखे, चाहे आपने मगधा देखा, चाहे आपने मौर्यन एम्पायर देखा, जब आपने एक चीज देखी होगी वो मेनली किसको प्रीच करते थे? क्या तो जैनिज्म को फॉलो करता था कोई राजा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर हमने अशोका की बात की तो उन्होंने बुद्धिज्म को। आगे चलकर क्या हो गया था, वो चीजें कम हो गई थी, आगे चलकर चीजें अपोजिट होना स्टार्ट हो गई थी। जो आगे के रूलर्स आए उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुज्म को प्रमोट किया, कहीं ना किसी गॉड और गॉडेसेस की जो चीजें थी उसको प्रमोट किया। वैसे ही एक था आपका चोला एम्पायर। चोला एम्पायर हमने देखा था संगम लिटरेचर में चोला चेरस पांड्यास, तो वो तो उस टाइम का था। बट बाद में दोबारा जब मेडिवल हिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई, अर्ली मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पर दोबारा से उसी सेम रीजन के अंदर जो चोला एम्पायर थे वो इंपीरियल चोला बनकर सामने आया, और उसने काफी टाइम तक रूल भी किया। साथ में चोला एम्पायर इसलिए फेमस है क्योंकि चोला एम्पायर ने अपने आप को इंडिया से ज्यादा बाहर की तरफ, श्रीलंका, इंडोनेशिया की तरफ अपने आप को ज्यादा एक्सपेंड किया। और वही चोला जो रूलर्स थे वो काफी ज्यादा ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशन को सपोर्ट करते थे। उन्होंने ब्राह्मण्स को काफी लैंड ग्रांट्स भी दिए, और साथ में उन्होंने टेम्पल्स भी बनवाए रिलेटेड टू विष्णु एंड शिव। फॉर एग्जाम्पल एक शिवा टेम्पल एट चिंदाबरम, तिंजावुर एंड Gangaikonda Cholapuram were constructed under the Chola rulers. Stone and metal sculptures in temples were built to recreate the vision of Bhakti sons by the Chola ruler to win their support. And initiative of singing of Tamil Shiva hymns in temples and organizing them into a text, Devaram, was also introduced. तो ये सारा कुछ contribution था जो विष्णु और शिव की भक्ति के अंदर चोला रूलर्स ने दिया। अब आती है बात द वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका के बारे में। एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसको स्टार्ट किया लेड बाय अ ब्राह्मणा नेम्ड, जिसका क्या नाम था, बसावना, जो कहाँ पर स्टार्ट हुई, 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुई कर्नाटका के रीजन के अंदर। अब जो उनके फॉलोअर्स थे उनको बोला जाता था वीरशैवाज, हीरोज ऑफ शिवा, और दूसरे जो क्या बोला जाता था, लिंगायत्स, बियरर्स ऑफ लिंगा। लिंगायत जो थे वो क्या करते थे, बरी देयर डेड instead of cremating them as they believe they will be united with Shiva and will not return to this world। तो देखो ये भी एक हिंदुज्म का ही पार्ट हो गया आज के टाइम के कंटेक्स्ट में। आप देखोगे तो जो लिंगायत थे वो क्या करते थे, वो भी क्या करते थे, डेड बॉडीज को क्रीमेट करते थे, जस्ट आज जैसे आप आज के टाइम पर मुस्लिम रिलीजन के अंदर देखते हो। क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते थे कि जो डेड बॉडी होगी वो बाद में चलकर शिवा से यूनाइट हो जाएगी और दोबारा से इस वर्ल्ड के अंदर नहीं आएगी। वो साथ में इन्होंने भी चैलेंज किया किसको, कास्ट को और रीबर्थ के आइडिया को। तो अब आप देखो जब आप अपने खुद के रिलीजन की चीजें देख रहे हो वहां पर भी आपको दिख रहा है कि कोई कास्ट सिस्टम जैसी चीज थी उसको बड़े बड़े संतों ने भी सपोर्ट नहीं किया था। अब बात करते हैं रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब ये तो थी सारी साउथ इंडिया की बात कि चीजें इस तरीके से साउथ इंडिया में डेवलप हुई। अब नॉर्थ इंडिया में चीजें कैसे डेवलप हुई, तो देखो ब्राह्मण्स को तो डेवलप करने की जरूरत थी नहीं, वो तो हर जगह डेवलप ही थे। उसके अलावा कुछ और थे जो रिलीजियस लीडर्स ही थे जिनको और ज्यादा क्या मिली, पॉपुलैरिटी मिलना स्टार्ट हो गई, जिसमें नाथ थे, जोगीज थे, सिद्धार्थ थे। अब ये मेनली कौन लोग थे, जो आर्टिसनल ग्रुप से आते थे। अब जैसे जैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन इंडिया के अंदर बढ़ता गया, इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो भी बढ़ती गई, इनके लिए जो रिस्पेक्ट थी वो भी बढ़ती गई, इसलिए इनके जो आइडियाज थे उनको भी सुना गया। अब जो ये रिलीजियस लीडर्स थे इन्होंने भी क्वेश्चन किया किसको, द अथॉरिटी ऑफ वेदा को।
एंड स्पोक इन द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लोकल पीपल। और इन्होंने कौन सी लैंग्वेज का यूज किया? जो लोकल पीपल की लैंग्वेज थी, ना कि इन्होंने संस्कृत का यूज किया। देखो, अथॉरिटी ऑफ वेदास को क्वेश्चन करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि ब्राह्मण समझते थे कि वेदास सिर्फ उनके हैं, जो कि रियलिटी नहीं थी। उन्होंने खुद ने अपने आप को इतना सुपीरियर समझ लिया, जिससे कि बाकी कम्युनिटीज को प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ तक की बात हो गई। अब थोड़ा सा आ जाओ इस्लामिक ट्रेडिशन के ऊपर। न्यू स्टैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन, फेथ ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स। सबसे पहली बात करती है मुस्लिम रूलर्स को कौन गाइड करते हैं? गाइडेड बाय द उलेमा, एंड वर एक्सेप्टेड किया जाता है, वो रूल करे किसके? अकॉर्डिंग टू शरिया, which made the situation complicated as majority population did not subscribe to Islam। अब शुरू में क्या था कि ज्यादा पॉपुलेशन के अंदर इस्लाम पॉपुलर नहीं था। जब स्टार्टिंग में इंडिया के अंदर आपने इस्लाम को इंट्रोड्यूस होते हुए देखा। ड्यू टू दिस द कैटेगरी ऑफ जिमी द प्रोटेक्टेड डेवलप्ड फॉर पीपल ऑफ अदर रिलीजन, दे पेड जजिया एंड इन रिटर्न दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द मुस्लिम। देखो, जजिया एक टैक्स था जो काफी फेमस रहा मेडिवल टाइम पीरियड में। कुछ रूलर्स आए जिन्होंने इसको हटा भी दिया था, लाइक अकबर, और कुछ रूलर्स थे जो इसके ऊपर स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे इसको, लाइक औरंगजेब। अब क्या था जजिया टैक्स का मतलब? क्या था? जजिया टैक्स लिया जाता था नॉन मुस्लिम लोगों से, और उस टैक्स के बदले क्या था कि उनकी थोड़ी जो सुरक्षा है, सेफ्टी है, उसका ध्यान रखा जाएगा। अब बात करते हैं द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम की। Universal feature of Islam were overlaid with diversities and influence of local customary practice. For example, बात करें द खोजास, अ ब्रांच है ऑफ इस्माइल सिया सेक्ट की, जो सिया और सुन्नी दो होते हैं मुस्लिम में, डेवलप न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर प्रोपेगेटिंग कुरान थ्रू डिवोशनल पोएम्स इन लोकल डायलेक्ट्स। तो उन्होंने एक तरीका ढूंढा जिससे कि क्या करें, वो और ज्यादा कुरान की जो टीचिंग्स है उनको पॉपुलर कर पाए। इसके लिए उन्होंने पोएम्स का यूज किया, वो भी पोएम्स किसमें? लोकल डिलेक्ट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज को सुने। अरब मुस्लिम ट्रेडर्स जो थे who settled along the Malabar coast Kerala adopted the local languages and customs such as matrilineal and matrilocal evidence. Several features of Mosque also show variations such as roof and building material। तो इस टाइप से आपको ये यहाँ पर एक मॉस्क्यू की पिक्चर भी दिखाई गई। अब आ जाते हैं नेम्स फॉर कम्युनिटीज के ऊपर। अब देखो, हिस्टोरियंस की माने तो टर्म्स जो हिंदू मुस्लिम जो आज के टाइम पर हम यूज करते हैं रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए, वर वर्चुअली नेवर यूज ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज के अंदर ऐसी कोई वर्ड नहीं थे। इस फेज के अंदर शिव के भक्त को हिंदू नहीं बोला जाता था, विष्णु भक्त को हिंदू नहीं बोला जाता था, और इस्लाम को फॉलो करने वाले, कुरान को फॉलो करने वाले को मुस्लिम नहीं बोला जाता था। इंस्टेड यहाँ पर क्या था, लोगों को जाना जाता था कि वो कहाँ से आए हैं। तुर्किश रूलर्स थे जो तुर्की की साइड से आए थे, उनको बोला जाता तुर्कशा। तजाकिका जो तजाकिस्तान की तरफ से आए थे, पर्शिया से जो आए थे उनको बोला जाता परशिका। तो इस टाइप से जो वर्ड्स थे उस टाइम पर यूज किए जाते थे। अब बात करते हैं द ग्रोथ ऑफ सूफीज्म के बारे में। अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल को बोला जाता है कॉल्ड सूफीज, टर्न टू बी asceticism and mysticism in protest against the growing materialism of the caliphate. They laid emphasis on intense devotion and love for God by following his command. सूफीज वो होते थे जो बहुत इंटेंस डिवोशन दिखाते थे गॉड से रिलेटेड। अब बात करते हैं खैनकुआ और सिलसिला, ये क्या है? देखो, 11th सेंचुरी के आते आते जो सूफीज्म था वो इवॉल्व होने लग गया था एक फुल फ्लैश मूवमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि जो सिलसिलास थे सूफी रिलेटेड थे, उसका लिटरेचर आ चुका था, सूफी प्रैक्टिसेस जो थी वो पॉपुलर हो चुकी थी। तो सूफीज ने यहाँ से क्या किया, उन्होंने कम्युनिटीज को बनाना शुरू किया अराउंड द हॉस्पाइस और खैनकुआ, ठीक है, जिसको कंट्रोल करते थे, कंट्रोल बाय टीचर, जिसको बोला जाता था शेख। शेख बोला जाता था अरेबिक में, या फिर पीर बोला जाता है, मुर्शिद बोला जाता है पर्शियन में। आपने पीर वगैरह वर्ड ये सुने भी होंगे। अब क्या करते थे, इन्होंने कम्युनिटीज बना ली। एक शेख है, उसने अपनी कम्युनिटीज बना ली। वो क्या करते थे, अपने डिसिपल्स को, मतलब अपने भक्तों को क्या करते थे, इनरोल करते थे कम्युनिटी के अंदर, जिनको बोला जाता था मुरीद। और साथ में क्या होता था, अपने सक्सेसर को, जैसे एक इंसान उसकी डेथ तो होगी ना, अपने सक्सेसर को भी अपॉइंट करते थे, जिनको बोला जाता था खलीफा। एंड ही एस्टेब्लिश रूल्स फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट। वो स्पिरिचुअल कंडक्ट कैसे करना उसके लिए रूल्स बनाते थे और इंटरेक्शन करते थे बिटवीन इनमेट्स। उसके बाद क्या था, सूफी सिलसिला चेंज जो थी बिगिन टू क्रिस्टलाइज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड अराउंड द 12th सेंचुरी। तो 11th सेंचुरी में चीजें शुरू हुई और 100 साल के बाद चीजें क्या थी कि एक सूफी सिलसिला बनता चला गया जो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर फैल गया।
अब उसके बाद क्या है, शेख टॉम शिन दरगाह बिकम द सेंटर ऑफ डिवोशन आफ्टर हिज डेथ, बिकम द फॉलोअर्स बिलीव दैट संत यूनाइटेड विद गॉड आफ्टर डेथ। अब क्या होता था, किसी भी शेख की डेथ हो जाती थी तो उसी को उसका टॉम, उसकी दरगाह बन जाती थी, उस दरगाह के ऊपर फिर फॉलोअर्स जाया करते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि जो भी शेख की डेथ होगी वो फिर गॉड के साथ यूनाइट हो गया। और फिर जो दरगाह होती थी वहां पर जो लोग थे वो अपनी मतलब जो भी मुस्लिम में कहते हैं पर उस चीज के लिए वहां पर जाते थे, डिवोशन के लिए वहां पर जाते थे, प्रे करने के लिए जाते थे। अब बात करते हैं आउटसाइड द खैनख्वा। आपको आज भी बहुत सारी मुस्लिम दरगाह इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेंगे। आउटसाइड द खैनख्वा, some mystics initiated movements based on a radical interpretation of Sufism. Many scorned the Khenqua and took to mendicancy and observed celibacy. They ignored rituals and observed extreme form of asceticism. They were known by different names: Kalandar, Madaris, Malans and Hadris. मतलब क्या है कि सब ऐसे नहीं था कि जितने भी लोग इस्लाम को फॉलो करने वाले थे सभी खैनख्वा में ही और ये जो शेख थे इन्हीं में बिलीव करते थे। कुछ अदर कैटेगरीज भी थी जो कुछ रिचुअल्स को मतलब इग्नोर करते थे और एक अपने तरीके से क्या करते थे, अपने रिलीजन को प्रीच करते थे, जिनमें काफी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट। Chishtis were the most influential of the group that migrated to India in the 12th century because they adapted to the local environment and tradition. अब उन्होंने इंडिया के अंदर माइग्रेट किया था 12th सेंचुरी के नियर अबाउट। अब लाइफ कैसी होती थी चिश्ती खैनख्वा के अंदर? खैनख्वा जो होते थे वो सेंटर होते थे सोशल लाइफ के। शेख निजामुद्दीन हॉस्पिस इन दिल्ली कंप्राइज्ड ऑफ सेवरल रूम्स एंड बिग हॉल। आपने अगर आप दिल्ली आए हो दिल्ली तो आपने निजामुद्दीन शेख के बारे में सुना भी होगा। यहाँ पर उनकी दरगाह भी है, उनके नाम से स्टेशन भी है, काफी कुछ है। कंप्राइज्ड, अब जो उनका खैनख्वा था शेख निजामुद्दीन जी का, वो क्या था, उस खैनख्वा के अंदर बहुत सारे कमरे थे, एक बड़ा बिग हॉल था जहाँ पर वो सभी से मिलते थे, सभी वहां पर रहते थे। ओपन किचन था जिसको लंगर बोला जाता था एंड रन ऑफ होता जो चैरिटी के ऊपर ये सारी चीजें रन किया करती थी। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ केम सीकिंग डिसिप्लिनशिप, मतलब हर तरीके के लोग, अमीर से लेकर गरीब तक जो थे वो वहां पर आते थे। अब कुछ निजामुद्दीन जो शेख हैं वो क्यों ज्यादा पॉपुलर हुए, क्योंकि काफी बड़े बड़े विजिटर्स, काफी बड़े बड़े रूलर्स और जो नाम थे हिस्ट्री के वो भी उनके पास आए, जैसे कि अमीर हसन सिद्दी, अमीर खुसरो, ये लोग भी क्या थे, ये लोग भी निजामुद्दीन जी के पास आए थे। अब बात करते हैं चिश्ती डिवोशनलिज्म, जियारत एंड कवाली। पिलग्रिमेज टॉम्ब जो होती थी सूफी संत की डेथ के बाद उसको बोला जाता है इज कॉल्ड जियारत। दिस प्रैक्टिसेस इज एन ओकेजन फॉर सीकिंग द सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस, जिसको बोला जाता था बराकत, अब भी बोला जाता होगा। द मोस्ट रिवर्स्ड अमंग दीज इज डेथ ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन, जिसको पॉपुलरली बोला गया गरीब नवाज। ये काफी पॉपुलर हुए। इट वॉज पॉपुलर बिकॉज ऑफ द ऑस्टेरिटी एंड पीटी ऑफ इट्स शेख, द ग्रेटनेस ऑफ इट्स स्पिरिचुअल सक्सेसर एंड द पेट्रोनेज ऑफ रॉयल विजिटर। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द श्रीन, जो इनके श्रीन पे गए, बट द अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन जो थी इनकी श्रीन की वो फंड की थी किसने, सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ऑफ मालवा ने। अकबर विजिटेड द श्रीन 14 टाइम्स एंड गेव जेनरस गिफ्ट्स, अकबर भी यहाँ पर काफी बार गए थे। Use of music and dance, including mystical chants performed by specially trained musicians, और कवालीज जो थी वो सारी चीजें चलती थी। आज भी आप देखते हो तो आपको थर्सडे आई थिंक होता है दिल्ली के अंदर, जब जो वो निजामुद्दीन जी की दरगाह वहां पर कवाली होती है हर थर्सडे को। तो इस टाइप से उस टाइम पर भी ये सारी चीजें पॉपुलर होना स्टार्ट हो गई थी। द सूफीज रिमेंबर गॉड एदर बाय रिसाइटिंग द जिक्र, द डिवाइन नेम, और इन्वोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू समा, या फिर ऑडियंस के थ्रू, ऑडिशन के थ्रू, सॉरी। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की बात करें, इन इंडिया दोज एसोसिएटेड विद द चिश्ती सिलसिला कन्वर्स्ड इन हिंदवी, द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, जो चिश्ती सिलसिला से जुड़े हुए लोग थे। अब सूफीज थे कुछ सच एज बाबा फरीद कंपोज वर्सेस, जिन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में वर्सेस लिखे, विच वर इनकॉर्पोरेटेड, जिनको कहाँ इनकॉर्पोरेट किया गया, इन द गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। Sufi poetry was composed in and around the town of Bijapur, Karnataka. These were short poems in Dakhini, a variant of Hindu attributed to Chishti Sufis. Sufis of this region were inspired by the Bhakti tradition of the Kannada legend. तो देखो उस टाइम पर इतना डिफरेंस नहीं किया जाता था, अरे ये सूफी को फॉलो करते हैं, ये गॉड को फॉलो करते हैं, सबका आपस में लिंक अच्छा था तो चीजें एक दूसरे रिलीजन की अडॉप्ट कर ली जाती थी। अब बात करते हैं सूफीज एंड
state. The Sufis accepted unsolicited grants and donation from the political elite. The Sultan set up charitable trust and granted tax-free land. तो उस टाइम पे तो वैसे भी मुस्लिम होते थे, जो सुल्तान होते थे, दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा था, तो उनसे इनको ग्रांट और डोनेशंस मिलती रहती थी, टैक्स फ्री लैंड मिलता रहता था। और ये जो डोनेशन होता था, इनकी रिक्वायरमेंट किसके लिए होती थी? फूड के लिए, क्लॉथ्स के लिए, लिविंग क्वार्टर्स के लिए, रिचुअल नेसेसिटीज के लिए। It was believed that the Aulia could intercede with God, which is why kings often wanted their tombs to be in the vicinity of Sufi shrines. ऐसा माना जाता था जो सूफी shrines होती थी उनका डायरेक्ट लिंक गॉड से होता था, तो इसलिए रूलर्स भी जो थे उस तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होते थे। देयर वर इंस्टेंसेस ऑल्सो देखे गए हैं जहाँ पर सुल्तान और सूफीज के बीच में आपको क्लैश देखने को भी मिलता है। टू असर्ट देयर अथॉरिटी बोथ एक्सपेक्टेड दैट सर्टेन रिचुअल्स बी परफॉर्म्ड सच एज प्रोस्टरेशन एंड किसिंग ऑफ द फीट। अब ये कुछ चीजें हैं जो किसी इंसान की ईगो को भी ट्रिगर कर सकती हैं, चाहे वो सूफी संत हो, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और जो किंग्स हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो कुछ क्लैशेस भी हमें देखने को हिस्ट्री के अंदर सूफीज और रूलर्स के बीच में देखने को मिले। Sufi sheikhs were often addressed with titles. For example, Discipline of Nijamuddin Aulia addressed as them Sultan ul Mashayikh. तो ये कुछ टाइटल्स थे जो उनको दिए जाते थे। अब बात करते हैं न्यू डिवोशनल पाथ, डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो इसमें बेसिकली आपके 3 इंसानों के बारे में बात की गई है। सबसे पहले कबीर जी के बारे में बात की गई है, फिर बाबा गुरु नानक जी के बारे में बात की गई है, फिर मीराबाई के बारे में बात की गई है। सबसे पहले है वीवी नए डिवाइन फैब्रिक कबीर। Verses ascribed to Kabir have been compiled in 3 distinct but overlapping traditions. एक है कबीर विचार, is preserved by, जिसको प्रिजर्व किया by the कबीर पंथ, the path और sect of कबीर, जो वाराणसी इन वाराणसी elsewhere in उत्तर प्रदेश। दूसरे है कबीर ग्रंथावली, जो एसोसिएट करती है विद द दादू पंथ इन राजस्थान, एंड मैनी ऑफ हिज जो कंपोजिशन है वो आपको कबीर की मिलेगी आदि ग्रंथ साहिब के अंदर। ऑल दीज मैन्युस्क्रिप्ट कंपाइलेशन जो थी वो बाद में की गई कबीर की डेथ के बहुत सालों बाद। कबीर की जो पोएम्स थी वो आपको सेवरल लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स के अंदर मिलेंगी। सम आर कंपोज्ड इन द स्पेशल लैंग्वेजेस ऑफ निर्गुणा पोएट्स, क्योंकि वो भी कबीर जो थे वो निर्गुण भक्ति में ही बिलोंग करते थे। उलंत भाषी अपसाइड डाउन सेइंग्स आर रिटन इन अ फॉर्म इन व्हिच एवरीडे मीनिंग्स आर इन्वर्टेड। उसके बाद क्या दे रखा है? दीज हिंट्स एट द डिफिकल्टी ऑफ कैप्चरिंग द नेचर ऑफ द रियलिटी, एक्सप्रेशन सच एज द लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर और द फायर रेंगिंग इन द ओशन conveys a sense of कबीर्स mystical experiences। ये चीजें क्या थी? जो कबीर के एक्सपीरियंसेस थे अलग अलग, उनको डिवोट करती थी। ही डिस्क्राइब, कबीर ने डिस्क्राइब किया किसको? अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, खुदा, हजरत एंड पीर। He also used terms drawn from the Vedantic tradition, alak, the unseen, nirakar, formless, and brahman and atman. Terms with mystical connotations such as shabda, sound, और शून्य, emptiness were drawn from yogic ट्रेडिशन। तो इस तरीके से जो कबीर थे वो अपने आप को ना हिंदू मानते थे ना मुस्लिम मानते थे, निर्गुण भक्ति के अंदर वो डिवोटेड थे, और इस तरीके से उन्होंने अपने जो व्यूज थे उनको रखा। आज भी जो कबीर की कविताएं हैं, जो उनकी बोली हुई चीजें, वो आज भी आप हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ते हो, हिंदी आप पढ़ते हो, तो वहां पर भी आपको पढ़ाई जाती है, और बचपन में भी अगर आपने कभी हिंदी को पढ़ा है तो वहां भी आपने देखा होगा। Diverse and conflicting ideas are expressed in these poems. Some poems थी ड्रॉ की गई थी इस्लामिक आइडियाज से, ठीक है, कुछ थी वो कहाँ से ली गई थी? हिंदू पॉलिथिज्म और आइडियल वर्शिप से। Some use of the Sufi concept of zikr and ishq to express the Hindu practice of नाम सिमरन। तो मतलब कबीर की चीजों में के अंदर क्या था कि उनकी चीजों थी जो हिंदू और मुस्लिम रिलीजन से मिक्स थी। Hagiographies within the Vaishnav tradition attempted to suggest that he was born a Hindu but was raised by a poor Muslim। ये उनकी लाइफ स्टोरी पे बात की गई है कि माना जाता है कि वो हिंदू बॉर्न हुए थे, बट जिन्होंने उनको रेज किया था वो एक पुअर मुस्लिम थे। They also suggested that the Ramananda उनके गुरु थे, but it's difficult to establish that they both were contemporaries। बट जो उनकी बर्थ डेट वगैरह एज ए एविडेंस हमारे पास है, उनसे उनका कंटेम्पररी होना कि साथ में ही मतलब वो सेम टाइम पर थे, उसके एविडेंसेस अभी तक हमें नहीं मिल रहे हैं, वो इस्टेब्लिश करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब बात करते हैं बाबा गुरु नानक एंड द सेक्टर बॉर्न हुए थे 1469 में हिंदू फैमिली में, विलेज का नाम था ननकाना साहिब नियर द रिवर रावी। द मैसेज था बाबा गुरु नानक जी का स्पेल्ट आउट इन, वो उनके हिम्स में और उनकी टीचिंग्स में दिखता था, जो सजेस्ट करता था, वो भी किस में बिलीव करते थे? निर्गुणा भक्ति के अंदर। फॉर बाबा गुरु नानक द एब्सोल्यूट और रब हैड नो जेंडर और फॉर्म। उनके अकॉर्डिंग जो रब है उनका कोई ना जेंडर था ना उनकी कोई
फॉर्म थी। उन्होंने रिजेक्ट किया सैक्रिफाइसेस को, रिचुअल बात को, इमेज वर्शिप को, ऑस्टेरिसिटीज को, और जो स्क्रिप्चर्स थे, चाहे वो हिंदू स्क्रिप्चर्स हो, मुस्लिम स्क्रिप्चर्स हो, उन्होंने सबको क्या किया, उन्होंने सबको ही रिजेक्ट किया। उन्होंने एक प्रोसेस बताया कि हम कैसे एक डिवाइन पावर से कनेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने अपने जो आइडियाज थे उनको हिम्स की तरह, हिम्स के रूप में शो किया, जिनको कहा गया कॉल्ड शब्द। उन्होंने अपने फॉलोअर्स की कम्युनिटी बनाई और साथ में उन्होंने रूल्स बनाए, ठीक है, फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप, जिसका नाम था संगत, इन्वॉल्व कलेक्टिव रिसिटेशन, जिसके अंदर कलेक्टिवली सभी मिलकर शब्द गाएंगे। जो बाबा गुरु नानक थे, उनकी कोई विश नहीं थी कि वो एक अलग से रिलीजन को एस्टेब्लिश कर दे, लेकिन उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपने आप को हिंदूज और मुस्लिम से अलग समझा और इस तरीके से सिख रिलीजन की स्टार्टिंग हो गई। द फिफ्थ गुरु, Guru Arjan, compiled Baba Guru Nanak's hymns along with those of his successor and poets like Baba Farid, रविदास कबीर इन द आदि ग्रंथ साहिब। 10th गुरु जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। देखो इस तरीके से पहले गुरु हो गए बाबा गुरु नानक, इसके बाद इनके अलग अलग गुरु आते रहे, सिख गुरु जो थे, जिसमें से 5th का नाम था अर्जन देव। फिर इसी तरीके से जो 10th गुरु आए वो थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने क्या किया, 9th गुरु थे आपके गुरु तेग बहादुर, जिनकी नाम पर आपको यहाँ पर दिल्ली के अंदर जीटीबी नगर आप देखते हो, वो भी उन्हीं के नाम पर है। एंड इंक्लूडेड द कंपोजिशन ऑफ 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर, एंड दिस स्क्रिप्चर वाज कॉल्ड गुरु ग्रंथ साहिब। अब देखो क्या था, गुरु गोविंद सिंह के बाद क्या हुआ, कोई गुरु सिख गुरु नहीं हुए। उसके बाद जो उन्होंने जिस स्क्रिप्चर को माना वो थी गुरु ग्रंथ साहिब, और आज तक भी गुरु ग्रंथ साहिब को ही माना जाता है। अब जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाउंडेशन रखा ऑफ द खालसा पंथ, और साथ में 5 सिंबल जो थे सिख कम्युनिटीज को फॉलो करने के लिए बताया। अब गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई गुरु ना आने का सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह थे उनका क्लैश हुआ था औरंगजेब के साथ। जो गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे उनको औरंगजेब ने मार दिया था, और फिर इनको भी सारी चीजें छोड़कर गुरु गोविंद सिंह को भी भागना पड़ा था। अल्टीमेटली बाद में इनकी भी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ के बाद कुछ चीजें बंदा बहादुर ने संभाली, लेकिन फिर बाद में उनकी भी चलकर डेथ हो गई थी। तो मेनली आज जो पूजा की जाती है, मतलब वर्शिप जिस चीज को सिख कम्युनिटी में माना जाता है, वो यही है आपका खालसा पंथ, गुरु ग्रंथ साहिब। इन्हीं चीजों को वो फॉलो करते आ रहे हैं। अब उन्होंने 5 चीजें बताई, आपने देखी भी होंगी अगर आपने कभी किसी सिख को देखा है तो। अनकट हेयर, कि वो अपने हेयर को नहीं काटेंगे। दगार, पेयर ऑफ शॉर्ट्स, कॉम्ब एंड स्टील बेंगल। अब बात करते हैं मीराबाई की, द डिवोटी प्रिंसेस। मीराबाई एक बेस्ट नॉन वुमेन पोएट थी विद इन द भक्ति ट्रेडिशन के अंदर। वैसे वो प्रिंसेस थी, उनके पास कोई कमी नहीं थी राजपाट की, किसी भी चीज की, ठीक है, लेकिन वो क्या मानती थी, शी रिकॉग्नाइज कृष्णा एंड अवतार ऑफ विष्णु एज अ लवर। वो जो भी था अपना सब कुछ किसको मानती थी, कृष्णा को ही मानती थी। उनके गुरु कौन थे, रायदास थे, जो एक लेदर वर्कर थे, विच इंडिकेट्स कि वो किसी भी तरह के कास्ट बैरियर में नहीं मानते थे। Although मीराबाई did not attract a sect or a group of followers, अब उन्होंने कोई फॉलोअर्स वगैरह को अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन उनके जो सॉन्ग थे वो आज तक भी कंटिन्यूअस हैं। उनकी जो चीजें थी, वो जो गाती थी, वो उस टाइम के लोगों ने गुनगुनाई, और आज भी हम उनको उसी तरीके से याद करते हैं। तो इतना याद रखना मीराबाई के लिए बहुत इनफ है। वैसे ये है स्टोरी में ये भी है कि उन्होंने शादी भी की थी, तो जो उनके पति वगैरह थे उन्होंने उसको मारने की कोशिश भी की थी, उसको जहर भी खिलाया गया था, लेकिन माना जाता है वो इतनी भक्ति करती थी कृष्णा की, कृष्णा ने उनको इस तरीके से मरने नहीं दिया। फिर यहाँ पर पूरी रिलीजियस की टाइमलाइन दे रखी है, सारी चीजें याद नहीं रहेंगी, थोड़ा सा गो थ्रो कर लेना, या फिर जैसे यहाँ पर श्री चैतन्य इन बंगाली इंपॉर्टेंट है, मीराबाई इंपॉर्टेंट है, बाकी को छोड़ देना। फिर यहाँ पर शेख अहमद से हिंदी इंपॉर्टेंट है, मियाँ मीर को यहाँ पर स्किप कर देना। बाबा गुरु नानक इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद शाह आलम, मीर सैयद मोहम्मद, तो ये तुकाराम इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से रामानंदा इम्पॉर्टेंट है, निजामुद्दीन औलिया इम्पॉर्टेंट है, लाल शहबाज कलंदर इन सिंधी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इम्पॉर्टेंट है, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती इन राजस्थान, बसावना इन कर्नाटका। ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, इनको एक बार गो थ्रो यहाँ पर कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी, बाकी को आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। अब आ जाओ एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगरा। 14 to 16 सेंचुरी ये टाइम पीरियड था जब आपका विजयनगर एम्पायर जो था वो चला। मेनली आपका विजयनगर एम्पायर था कर्नाटका के रीजन के अंदर। अब इसकी बात करते हैं। विजयनगरा और सिटी ऑफ विक्ट्री वाज नेम ऑफ बोथ अ सिटी एंड एम्पायर।
इस एम्पायर को फॉर्म किया गया था 14th सेंचुरी के अंदर। किसने किया था? हरियाणा एंड बुका ने। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ हम्पी, डिस्कवरी कब की गई हम्पी की? आज के टाइम पे ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और काफी बार ऐसा होता है विजयनगर एम्पायर से आपके डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस चैप्टर के अंदर मोर देन इनफ विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया हुआ है। देखो, रूइंस हम्पी के अंदर मिले वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम था कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी, फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो उससे मिली वो थी वाज बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ प्रिस्ट ऑफ द विरूपाक्षा टेम्पल एंड द श्रीन ऑफ पंपा देव। बाद में हिस्टोरियंस ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स की राइटिंग्स को देखा, सारी चीजों को देखकर हमने पूरा आइडिया लगा लिया अबाउट विजयनगर एम्पायर। अब बात करते हैं रायक्स, नायक्स एंड सुल्तान्स। टू ब्रदर्स थे, हरियाणा एंड बुका, जो अभी मैंने ऊपर बताया था। इन्होंने विजयनगर एम्पायर की स्टार्टिंग की थी कब? 1336 के अंदर। दिस एम्पायर के अंदर इंक्लूडेड विद इन इट्स टू फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर पीपल हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलोड डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन। नॉर्थन फ्रंटियर के अंदर देखेंगे तो द विजयनगर किंग्स competed with contemporary rulers। तो देखो, नॉर्थ की साइड देखोगे विजयनगर एम्पायर का तो उनके जो कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे उस टाइम पर उनके साथ उनका लड़ाई झगड़ा चलता रहता जिसमें इंक्लूडेड सुल्तान थे डेक्कन के और गजपति रूलर्स थे ओडिशा के। इस टाइम पर, जिस टाइम पर विजयनगर एम्पायर था, इस टाइम पर दिल्ली सल्तनत अपना कर रही थी। दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी चल रही थी, तुगलक के बाद सैयद रिप्लेस हो रहे थे और नीचे जो था वो विजयनगर एम्पायर और इनके आपस के एम्पायर के साथ क्लैशेस चल रहे थे। अब आ गया, earlier states like Chola and Hoysalas in the empire had extended patronage to elaborate temples such as बृहदेश्वरा टेम्पल एंड चनकेश्वरा टेम्पल। ये सारे टेम्पल आज एग्जिस्ट करते हैं। आपके पास टाइम हो घूम कर आओ, इंडिया बहुत सुंदर है, देख सकते हो। द रूलर्स ऑफ विजयनगरा हु कॉल्ड देमसेल्व्स रायस, जो क्या कहते थे? अपने आप को रायस कहते थे। बिल्ट ऑन दीज ट्रेडिशन एंड कैरिड देम फॉरवर्ड। अब बात करते हैं किंग्स एंड ट्रेडर्स के बारे में उस टाइम के पीरियड के अंदर। अगर आपको यहाँ से नहीं करना तो मैंने विजयनगर एम्पायर पे वीडियो भी बना रखी है, आप वहां से भी गो थ्रू कर सकते हो। वहां पर हमने हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। द इम्पोर्ट ऑफ फोर्सेज फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया वॉज इम्पोर्टेंट फॉर किंगडम्स फॉर वॉरफेयर। दिस ट्रेड वॉज इनिशियली कंट्रोल्ड बाय अरब ट्रेडर्स बट लेटर लोकल मर्चेंट नोन एज खुदीरे चेतीस, जो हॉर्स मर्चेंट्स को बोलते थे, ये ऑल्सो स्टार्ट, उन्होंने भी क्या कर दिया? ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। अब Portuguese also attempted to establish trading and military station. विजयनगरा वॉज नोटेड फॉर इट्स ट्रेड। अब देखो, विजयनगरा का ट्रेड के अंदर इतना कंट्रीब्यूशन क्यों था? क्यों विजयनगर एम्पायर के अंदर ट्रेड पॉपुलर थी? तो सिंपल सा रीजन था, विजयनगर एम्पायर के अंदर बहुत अच्छे स्पाइसेस मिलते थे, टेक्सटाइल्स थे, प्रीशियस स्टोन्स थे। आपको आज भी पता है कर्नाटक इन चीजों के अंदर आज भी रिच है। तो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर ट्रेड के मामले में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। इतना ही हमें देखना है। अब बात करते हैं यहाँ से सीधा बात करते हैं सबसे पहले अपोगी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर कैसे हुआ। तो देखो, विजयनगर एम्पायर को स्टार्ट किया हरियाणा एंड बुका ने। उसके बाद क्या हुआ? सलवा मिलिट्री करने। देखो, एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था सलवा डायनेस्टी। सलवा डायनेस्टी ने क्या किया? विजयनगर के ऊपर रूल कर रही थी। अब जो सलवा डायनेस्टी थी उसको फिर रिप्लेस किया तुलुवा डायनेस्टी ने। तुलुवा डायनेस्टी ने रिप्लेस किया, कब किया? 1503 के अंदर किया। अब एक राजा आए विजयनगर एम्पायर के, जो राजा बने, जिसका नाम था कृष्णा देवा राय, जो वन ऑफ द फेमस किंग रहे विजयनगर एम्पायर के। अब ये बिलोंग करते थे तुलुवा डायनेस्टी से। इसके टाइम पे क्या हुआ? इनके टाइम पर मेनली क्या हुआ, जो आपका एम्पायर था विजयनगर एम्पायर, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड भी हुआ। अब जो लैंड था बिटवीन द तुंगभद्रा रिवर और कृष्णभद्रा रिवर, वो भी कहाँ पर था? वो भी इंक्लूड हो चुका था विजयनगर एम्पायर के अंदर। अब जो रूलर्स ऑफ ओडिशा थे वो भी खुश नहीं थे चीजों से और सेवरल डिफीट्स वर इन्फेक्टेड ऑन द सुल्तान ऑफ बीजापुर। और जो बीजापुर के जो सुल्तान थे वो भी विजयनगर एम्पायर से खुश नहीं थे, दोनों मतलब दुश्मन थे विजयनगर एम्पायर के, इन सिंपल टर्म्स। अब क्या होता है आगे? तो द किंगडम रिमेन्ड अंडर द कांस्टेंट थ्रेट। हाउएवर कृष्णदेव राय इज क्रेडिटेड फॉर अनपैरेलल्ड प्रॉस्पेरिटी। अब देखो, भले ही उस टाइम पर क्या था, विजयनगर एम्पायर को थ्रेट था हर तरफ से, क्योंकि हर तरफ के जो रूलर्स थे वो उनके दुश्मन थे, पर फिर भी विजयनगर एम्पायर के अंदर एक अच्छी खासी प्रॉस्पेरिटी बनी हुई थी। विजयनगर एम्पायर के अंदर काफी अच्छे अच्छे टेम्पल्स बने जिनका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था। साथ में जो कृष्णादेवराय थे फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगरा, जिसको बोला गया नगालापुरम। स्ट्रेन बिगन टू शो विद इन द इंपीरियल स्ट्रक्चर फॉलोइंग कृष्णादेवराय डेथ इन 1529। अब क्या हुआ? 1529 में कृष्णादेवराय एक एबल रूलर थे, उनकी हो गई डेथ।
अब उनकी डेथ के बाद चीजें फिर से ट्रबल में आना स्टार्ट हुई और तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनकी डेथ के बाद में क्या हुआ, तुलवा डायनेस्टी को रिप्लेस किया अराविडू डायनेस्टी ने। अराविडो डायनेस्टी जो थी रूल के अंदर आ चुकी थी। बाय 1542 कंट्रोल एट द सेंटर है शिफ्टेड टू अराविडी डायनेस्टी अनदर रूलिंग लीनेज। अब इसके बाद क्या हुआ, दिस लेड टू एन अलायंस ऑफ द सुल्तान अगेंस्ट विजयनगर। तो आसपास के जितने राजा थे, सुल्तान थे उस टाइम पर, जो विजयनगर एम्पायर से जिनको प्रॉब्लम थी, सब यूनाइट हुए और सबने ट्राई किया, वो सब मिलकर विजयनगर एम्पायर के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो 1565 के अंदर, याद रखना 1565 के अंदर रामा राय चीफ मिनिस्टर ऑफ विजयनगरा लेड द आर्मी इनटू बैटल। बैटल का नाम था राक्षसी तंगाड़ी, इन तलीकोटा के अंदर ये बैटल हुआ। हिज फोर्सेस वर रूटेड बाय द कंबाइंड। अब विजयनगर एम्पायर की जो फोर्सेस थी उन्होंने कंबाइंड आर्मी का सामना किया। आर्मी कहाँ की थी, बीजापुर की, अहमदनगर की और गोलकोटा की। Although the sultans were responsible for the destruction of the city of Vijayanagara, relation between the sultans and rayas were not always hostile. Krishna Devaraya, for example, supported some claimants to power in the sultanates and had the title establisher of the Yavana kingdom. Similarly, Sultan of Bijapur intervened to resolve succession dispute in Vijayanagara after the death of Krishna Rai. It was an adventurous policy of Ramarai who tried to play off one sultan against another that led to the sultan to combine together and decisively defeat him. तो मेनली बात क्या है, सिंपल सी बात यहाँ पर इतनी है कि जो रामा राय थे उनकी एक पॉलिसी थी कि आपस में जो एम्पायर है उनको भिड़ा दो, जिससे कि विजयनगर एम्पायर के ऊपर चीजें ना आए। कि फॉर एग्जांपल आपने बीजापुर को अहमदनगर के अगेंस्ट कर दो, अहमदनगर को गोलकोंडा के अगेंस्ट, गोलकोंडा को बीजापुर, और इसका लास्ट रिजल्ट ये निकला, वो सभी यूनाइट होकर उन्होंने विजयनगर एम्पायर पे अटैक किया और यहाँ पर जो ये बैटल हुआ 1565 में, इसमें विजयनगर एम्पायर हार गया और यहाँ से उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया और यहीं से वो डिक्लाइन हो गया और एक हिस्ट्री के अंदर अपना पूरा नाम बनाकर फिर जो विजयनगर एम्पायर था वो डिक्लाइन हो गया। अब थोड़ी बात करते हैं अदर चीजों की एम्पायर के अंदर ही। रायाज एंड नायक्स, मिलिट्री चीफ्स वो वेरी पावरफुल एंड यूजुअली कंट्रोल्ड फोर्स एंड हेड आर्म्ड सपोर्ट्स एंड वर नोन एज नायक्स। जो मिलिट्री चीफ्स थे उनको सिंपल सी बात है नायक्स बोला जाता था। अब उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, द अमारा नायका सिस्टम जो था वो मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था। किसका, विजयनगर एम्पायर का। इसके अंदर क्या होता था, देयर वर मिलिट्री कमांडर्स होते थे हु वर गिवन टेरिटरीज, जिनको टेरिटरीज दी जाती थी टू गवर्न, किसके द्वारा, बाय द राया, एंड वो टैक्स कलेक्ट करते थे अपने अपने एरिया के अंदर और फिर वो सेंड करते थे जो ट्रिब्यूट था किसको, किंग को एनुअली, और पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट विद, खुद जब कोर्ट के अंदर जाते थे जब विद गिफ्ट जाते थे अपनी लॉयल्टी किंग को दिखाने के लिए। ये हमारा और नायका का सिस्टम था कि सिंपल सी बात है, मिलिट्री कमांडर्स थे उनको गवर्न किया जाता था, टेरिटरीज दी जाती थी, फिर उनको टैक्स वगैरह कलेक्ट करना होता था, फिर किंग को देना होता था। ये सारा सिस्टम था। ज़्यादा डीप में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें दिमाग लगाने की ज़रूरत क्यों नहीं है ये मत सोचना कि मैं तुम्हें मिसगाइड कर रही हूँ। दिमाग लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मेंस में हमारा कभी भी, चाहे कोई मेंस हो, चाहे किसी पीसीएस का दे रहे हो या फिर चाहे यूपीएससी का दे रहे हो, मेंस में कभी मेडिवल हिस्ट्री नहीं पूछी जाती। सिर्फ आपके एमसीक्यू आने होते हैं और एमसीक्यू में ये चीज़ें नहीं आती। हाँ, अगर 12th क्लास में अभी हो और फिर भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कर लेना। अब बात करते हैं विजयनगरा द कैपिटल एंड इट्स। सबसे पहले बात करते हैं विजयनगर एम्पायर के वाटर रिसोर्सेज की। सिंपल सी बात है, उनके पास थी रिवर तुंगभद्रा, तो पानी की उनके पास कोई कमी नहीं थी। उसके अलावा वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टैंक की कंस्ट्रक्शन हुई थी, जिसमें से एक था आपका कमलापुरम टैंक। उसके अलावा वहां पर एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क्स भी देखा गया, हमें वहां से मिले खिरिया कैनाल के रूइंस। अब बात करते हैं वहाँ के रोड और फोर्टिफिकेशन के बारे में। तो अब्दुल रजाक एक एम्बेसडर थे ऑफ द पर्शियन रूलर के एम्बेसडर थे ये 15th सेंचुरी के अंदर। ये आए थे इंडिया के अंदर और ये इम्प्रेस थे किससे, विजयनगर एम्पायर की फोर्टिफिकेशन से। इन्होंने देखा कि these forts encircled the city and its hinterland. The outermost wall linked the hills surrounded the city. The massive masonry construction was slightly tempered and no mortar or cementing agent was used in the construction. He also stated that between the first, second and the third wall there were fields, garden and houses. तो मतलब इन्होंने काफी अच्छी तरीके से क्या किया, विजयनगर एम्पायर की रोड्स वगैरह को डिफाइन किया। उन्होंने कैनाल सिस्टम के बारे में बताया जो तुंगभद्रा से निकलता था। उन्होंने फोर्टिफाइंग एग्रीकल्चर के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि किस टाइप से जो विजयनगर एम्पायर की फोर्टिफिकेशन थी वो उनको दुश्मनों से बचाती थी। मतलब पूरा सर्कल इन द सर्कल 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 इस टाइप से वो फोर्टिफिकेशन थी उनकी, और जो बीच में था बीच में बिल्कुल किंग रहते थे। तो इस टाइप से काफी सिक्योर फोर्टिफिकेशन जो थी वो हमें विजयनगर एम्पायर की देखने को मिलती है।
तो ये सारी चीजें बस यहाँ पर गेट वगैरह के बारे में बताया हुआ है, एक बार चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो। अब बात करते हैं अर्बन कोर के बारे में। आर्कियोलॉजिकल हैव फाउंड फाइन Chinese porcelain in some areas included in northeastern corner of the urban core and these areas may have been occupied by rich traders। फिर एक हमने पोर्तुगीज ट्रेवलर को देखा था फर्स्ट चैप्टर में, बारबोसा, उन्होंने डिस्क्राइब houses of ordinary people has well built and arranged according to occupation with long streets and many open places। उसके अलावा उन्होंने बोला फील्ड सर्वेज जो थी वो इंडिकेट करती हैं एंटायर एरिया हैड न्यूमरस स्ट्रीम्स एंड स्मॉल टेम्पल्स पॉइंटेड टू द प्रिविलेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ कल्ट्स एंड कम्युनिटीज, जो वहां पर दिखाता है कि यस मुस्लिम हिंदू सभी विजयनगर एम्पायर के अंदर इंक्लूडेड थे। उसके बाद रॉयल सेंटर की बात है यहाँ पर। The royal center was located in the southwestern part. It included over 60 temples, which showed that the patronage of temples and cults were important for rulers who were trying to legitimize their authority through association with the divinities housed in the shrine। उसके अलावा उन्होंने बताया एक 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स जो था वो भी वहां पर मिला, जिसको उन्होंने एज अ महल की तरह आइडेंटिफाई हमने किया, क्योंकि हमने तो बहुत बाद में चीजें देखी, तो हमें जो सेटलमेंट जैसा कॉम्प्लेक्स दिखा उसके अकॉर्डिंग हमने चीजों को यहाँ पर कंसिडर कर दिया। फिर यहाँ पर बात की गई है महानवमी डिब्बा के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बात की गई है किंग प्लेस इज द लार्जेस्ट बट एज नॉट यील्डेड एविडेंस ऑफ बीइंग अ रॉयल रेसिडेंट। इट हैज टू ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म जो हमें वहां पर दिखाई दिए, एक था ऑडियंस हॉल और एक था महानवमी डिब्बा। एंटायर जो कॉम्प्लेक्स था वो हाई डबल वॉल से सराउंडेड मिला विद द स्ट्रीट रनिंग बिटवीन देम, जिनके बीच में स्ट्रीट्स दिखी हमें। ऑडियंस हॉल तो था वो हाई प्लेटफॉर्म था विद स्लॉट्स फॉर वुडन पिलर्स एट रेगुलर इंटरवल, ये बात हो गई। अब महानवमी डिब्बा क्या था, लोकेटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, सिटी के वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट पे ये लोकेटेड था। यहाँ पर इसकी हाइट बता रखी है, एक बार देख लेना। देर इज एविडेंस डेट ये सपोर्ट करता था एक वुडन स्ट्रक्चर को। द बेस ऑफ द प्लेटफॉर्म था वो रेलिफ कार्विंग से कवर्ड था। अब माना जाता है रिचुअल एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर कोइंसाइडेड विद महानवमी ऑफ द 10-day हिंदू फेस्टिवल ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर नॉन वेरियसली एज दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि और महानवमी। अब माना जाता है कि इस जगह को यूज किया जाता था टू सेलिब्रेट फेस्टिवल। अब उस फेस्टिवल को लिंक किया गया जो आज के टाइम पे हमारे नवरात्रि होता है, जैसे अभी सितंबर अक्टूबर के टाइम पे नवरात्रि आते हैं, नवरात्रि के बाद दशहरा होता है, दशहरा के बाद फिर कुछ टाइम बाद दिवाली आती है, तो उसी चीजों से इसको भी हमने लिंक किया कि इसी टाइप का फेस्टिवल भी वो सेलिब्रेट किया करते थे। ये पूरा उसका यहाँ पर फोटो भी आपको दे रखा है। द सेरेमनीज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन इंक्लूड था उसके अंदर इमेज की वर्शिप करना, इमेज ऑफ द वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स की, ठीक है, बफेलोज और एनिमल्स का सेक्रीफाइस देना, डांसिंग होना, रेसलिंग मैचेस होना, ये सारी चीजें वहां पर उस टाइम पर की जाती थी। और लास्ट डे होता था फेस्टिवल का, उसके अंदर क्या होता था, द किंग इंस्पेक्टेड हिज आर्मी एंड इन द आर्मीज ऑफ द नायक्स इन अ ग्रैंड सेरेमनी। एंड जो नायक्स होते थे वो क्या लाते थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट लाते थे किंग के लिए। अदर बिल्डिंग्स जो इंपॉर्टेंट हमें वहां देखने को मिली, उसमें से एक था आपका लोटस महल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर विच में हैव बीन अ काउंसिल चैम्बर वेयर किंग मीट इज एडवाइजर। ऐसा माना गया वो जो लोटस महल हमने देखा, ये दिख रहा है आपको कि यहाँ पर जो किंग था वो अपनी काउंसिल से मिलता था और चीजों को डिस्कस करता था। सम टेम्पल्स भी हमें रॉयल सेंटर्स के अंदर देखने को मिले विजयनगर एम्पायर में, जिसमें से एक है आपका हजारा रामा टेम्पल जिसकी यहाँ पर फोटो दिखाई गई है। उसके बाद है द सेकेंड सेंटर चूजिंग अ कैपिटल। अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन देखें, द हिल्स ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा शेल्टर द किंगडम ऑफ वली एंड सुग्रीवा मेंशन्ड इन द रामायण। तो ये कंटेक्स्ट यहाँ पर किससे जोड़ा गया है, रामायण से जोड़ा गया है कि जो हिल्स थी तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स के ऊपर, वो माना जाता है कि वही जो बाली और सुग्रीव आपने रामायण में सुने होंगे, दो भाई थे, ठीक है, वाली को धोखे से सुग्रीव ने मरवा दिया था और जो हनुमान थे वो भी सुग्रीव के पास ही थे जहाँ से वो राम से मिले थे। Pampa Devi, the local mother goddess, did penance in these hills to marry Virupaksha, form of Shiva, the guardian deity of the kingdom। तो वो मेनली किसको मानते थे, विरूपाक्षा को मानते थे, जो कि वो एक फॉर्म ऑफ शिवा थे। The choice of the site of Vijayanagara was inspired by the existence of the shrines of Virupaksha and Pampa Devi। तो ये उनका मानना था, इन्हीं की वो पूजा किया करते थे। द विजयनगरा किंग्स क्लेम टू बी रूल, वो मानते थे कि वो किसके बिहाफ पर रूल कर रहे हैं, गॉड विरूपाक्षा के बिहाफ पर। ऑल रॉयल ऑर्डर्स थे वर साइंड शिरु विरूपाक्षा इन द कनाडा स्क्रिप्ट, ये भी वो करते थे। रूलर्स आल्सो इंडिकेटेड देयर क्लोज लिंक्स विद द गॉड्स बाय यूजिंग द टाइटल हिंदू सूरत राणा विच वॉज संस्कृताइजेशन ऑफ द टर्म सुल्तान। तो ये चीजें भी वहां पर थी। तो मेनली हमें बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, हमें याद रखना है कि वो मेनली किस में बिलीव करते थे, विरूपाक्ष एंड पाम्पा देवी।
फिर यहाँ पर गोपुरम्स और मंडप्स के बारे में बताया गया है। तो गोपुरम क्या होते थे? गोपुरम इज अ फीचर जो टेम्पल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, एंड सेम विद मंडप। अब ये न्यू फीचर्स थे जो टेम्पल आर्किटेक्चर के टाइम पर हमने वहां पर देखे। मेनली क्या था? दिस इज बेस्ट एग्जिफाइड बाय द राया गोपुरम डेट ऑफन ड्राफ्टेड द टावर्स ऑन द सेंट्रल श्रीन, बीच में टावर दिखेगा, probably meant as reminder of power of the king. अदर फीचर्स के अंदर इंक्लूड था मंडप्स एंड लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर्स। तो ये आपको वहां पर देखने को भी मिलेंगे। मतलब अगर आप कभी विरूपाक्षा टेम्पल देखने जाओगे तो वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। और ऑब्वियसली ये जो जगह है वो यूनेस्को के अंडर आती हैं, तो ये वेल मेंटेन्ड है और ये आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। एक बार इन चीजों को थोड़ा सा क्या करना, गो थ्रू कर लेना, ताकि आपको पता हो कि कैसे गोपुरम्स और मंडप्स बनाए जाते थे। उसके बाद यहाँ पर विठला टेम्पल के बारे में ऑल्सो बताया गया है। द प्रिंसिपल डिटी थे विठला, जो एक फॉर्म ऑफ माने जाते हैं विष्णु, जिनको जनरली महाराष्ट्र के रीजन में क्या किया जाता है? वर्शिप किया जाता है। उसके बाद टाइमलाइन दे रखी है। इस टाइमलाइन को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब देखो 1200 से 300 दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हुआ, ये हमें पता है। 1206 में सारी चीजें हमें पता है, दिल्ली सल्तनत को छोड़ दो। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर, बामनी किंगडम की 1347 में। तो मतलब देखो इस ये जो टाइम दे रखा है, इस टाइम में नॉर्थ में क्या थी? इस टाइम पर नॉर्थ में आपकी दिल्ली सल्तनत ही चल रही थी, बस डायनेस्टीज बदल रही थी। ठीक है। अब उसी टाइम पर जो साउथ की तरफ जो आपके रूलर्स थे वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि इस टाइम पीरियड तक साउथ के अंदर कौन कौन से रूलर्स थे, तो वो आपको यहाँ पर देख लेने। क्यों? 1526 में आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें बाबर ने जीतकर मौर्यन एम्पायर की स्टार्टिंग की थी। जिसके बाद मेनली जो हिस्ट्री रिवॉल्व करती है वो मुगल एम्पायर की साइड ही रिवॉल्व करती है। जो मराठास वगैरह आते हैं वो तो हिस्ट्री के बहुत बाद में आते हैं। तो मेनली जो स्टोरी रूल करती है वो मुगल एम्पायर और उनके थोड़े बहुत क्लैशेस जो राजपूत के साथ हुए उनसे चीजें ही रिवॉल्व करती हैं आगे की 200-300 साल की हिस्ट्री के अंदर। फिर यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड टाइमलाइन आपको दी हुई है, ये भी आपको थोड़ी सी देख लेनी है। 1800 में कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगरा में विजिट किया। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ टेक्स द फर्स्ट डिटेल फोटोग्राफ ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट हम्पी। 76 में J.F. फ्लीट बिगिन डॉक्यूमेंटिंग द इंस्क्रिप्शन ऑन टेम्पल walls at the site। 1902 में कंजर्वेशन बिगिंस अंडर जॉन मार्शल। 1986 में हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया बाय यूनेस्को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पर याद। फोर्थ चैप्टर है हमारा पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट एग्रीगेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर 17 और 16 सेंचुरी के टाइम पीरियड के अंदर। तो देखो इसके अंदर मेनली बताया गया है कि जो ये टाइम पीरियड था मुगल एम्पायर वाला टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में पीजेंट्स की कंडीशन क्या थी, पेजेंट कैसे क्या करते थे, जमींदार्स क्या करते थे, एग्रीकल्चर वाली सोसाइटी कैसी थी, थोड़ा बहुत वुमेन के बारे में बताया गया, थोड़ा बहुत फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते थे, जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती थी वो फॉरेस्ट में क्या करती थी, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मुगल्स की सीक्वेंस बता देती हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि इसके अंदर मेंशन नहीं है। तो देखो 1526 के अंदर क्या हुआ था, बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को जीता और उसके बाद जो बाबर था वो राजा बन गया, रूलर बन गया दिल्ली के अंदर। ठीक है, यहाँ से मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग होती है। अब बाबर क्या होता है 1530 के अराउंड जो होती है बाबर की डेथ हो जाती है। 3-4 वो बैटल करता है, उसके बाद 1530 में उसकी डेथ हो जाती है काफी जल्दी। अब 1530 में उसकी डेथ के बाद उसी का बेटा जिसका नाम था हुमायूं, हुमायूं जो होता है वो किंग बनता है। अब हुमायूं जब किंग बन जाता है, ठीक है, उसी टाइम पर जो शेरशाह सूरी होता है वो हुमायूं के साथ उनका क्लैश हो जाता है, और जो शेरशाह सूरी होता है जिसके नाम पर आपने ग्रैंड ट्रक रोड भी सुना होगा, तो शेरशाह सूरी उस बैटल के अंदर जीत जाता है जो हुमायूं के साथ होता है, और फिर जो एम्पायर जो बाबर ने स्टार्ट किया था उसको कंट्रोल कर लेता है शेरशाह सूरी। अब काफी टाइम तक ये ही चीजों को कंट्रोल करता है, बट फिर दोबारा से बैटल होता है और हुमायूं बाद में अपनी सारी चीजें इससे ले लेता है आफ्टर 10 to 15 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हुमायूं दोबारा से बन गया, दोबारा से रूलर बन गया। अब रूलर बनते ही के साथ 1 साल के अंदर अंदर क्या होता है, हुमायूं की डेथ हो जाती है, और हुमायूं की डेथ के बाद रूलर बनता है अकबर, जिसका नाम हम सबने सुना होता है, चाहे हमारी हिस्ट्री से कोई लिंक हो या फिर ना हो, मूवीज में या फिर कहीं ना कहीं हमने सुना होता है। फिर अकबर रूल करता है काफी लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, अकबर मोर देन 50 ईयर्स रूल करता है। अकबर के बाद फिर 1607 वगैरह के अराउंड, एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही, तो उसके अराउंड क्या होता है कि जहांगीर जो होता है वो राजा बन जाता है। अब जहांगीर के बाद फिर जहांगीर को रिप्लेस करता है जहांगीर के ही बेटे शाहजहां, शाहजहां रिप्लेस करते हैं। फिर शाहजहां को
जेल में डालकर बाकी भाइयों को मारकर फिर लास्ट मुगल एम्पायर का रूलर बनता है औरंगजेब। लास्ट रूलर बनते हैं औरंगजेब। फिर औरंगजेब रूल करते हैं 1707 तक। 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की डेथ हो जाती है और उसके बाद काफी मुगल रूलर्स बनते हैं। उसके बाद औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह, फिर जहांगीर शाह, फिर फर्रुखसियार, वो सारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। और वैसे भी वो जो रूलर्स बनते हैं वो इतने कैपेबल नहीं होते कि हिस्ट्री उनके बारे में बहुत कुछ नोट करे। तो मेनली जो आपका मुगल एम्पायर है वो बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तक उसकी पीक होती है और उसके बाद मतलब ऐसे ही चलता रहता है 100 साल तक रूलर्स का सिलसिला। 1857 में सारी चीजें खत्म, ब्रिटिश एम्पायर जो है वो कर ही देता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं इस टाइम पीरियड पर इन सभी चीजों की सिचुएशन क्या रही। सबसे पहले बात करते हैं पीजेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की। बेसिक यूनिट क्या थी एग्रीकल्चर सोसाइटी की, वो थी विलेज इनहेबिटेड बाय पीजेंट, जहां पर पीजेंट्स रहते थे। रूरल इंडिया जो थी वॉज नॉट करेक्टराइज बाय द सेटल्ड पीजेंट प्रोडक्शन अलोन। जो रूरल इंडिया रहा हमारा वो सिर्फ पीजेंट प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि सोर्सेज जो हैं वो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हम उस टाइम पीरियड के अंदर सोसाइटी कैसी थी, पीजेंट्स वगैरह सारी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। तो उस टाइम के सोर्सेज हैं आपके क्रॉनिकल्स और डॉक्यूमेंट्स जो हमें मुगल कोर्ट से मिले हैं, जिसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल है जिसका नाम है एन ए अकबरी, जिसको लिखा था अबुल फजल ने। अबुल फजल जो थे वो अकबर के कोर्ट के अंदर थे, तो ये वहां से आया है। उसके बाद है and presented a vision of Akbar's empire where social harmony was provided by the strong ruling class. Any revolt against the Mughal state was predestined to fail. मतलब इस टाइम पर जो था मुगल एम्पायर इस टाइप से चल रहा था कि मुगल एम्पायर के से ऊपर आसपास कुछ भी नहीं था। अब बात करते हैं पीजेंट और पीजेंट्स के लैंड के बारे में। The term which Indo-Persian sources of Mughal period most frequently used to denote a peasant. Peasant को वो किस वर्ड से डिनोट करते थे? एक वर्ड यूज करते थे रायत और दूसरा वर्ड यूज करते थे मुजारियन। टर्म्स लाइक जो किसान है, आसामी है, किसान का माचू यूज करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं पर आपको मेंशन मिलेंगे। सोर्सेज रेफर करते हैं कि उस टाइम पर दो तरह के पीजेंट थे, एक खुद खास्ता और दूसरे थे पाही कास्ता दूसरे। और पीपल बिकम जो पाही का हिस्सा बनते थे वो क्या तो चॉइस से बनते थे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन अदर विलेजेस वर मोर फेवरेबल और आउट ऑफ कंपल्शन, फॉर एग्जाम्पल फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आफ्टर अ फेमाइन। इसकी वजह से जो पीजेंट्स थे वो पाही खास्ता पीजेंट्स बन जाते थे, या तो वो खुद की मर्जी से अगर उन्हें किसी और विलेज में ज्यादा फायदा दिख रहा हो तो अपनी विलेज को छोड़ देते थे। ये तो हो गया उनके फेवरेबल रीजन। दूसरा फोर्स रीजन क्या हो गया, अगर उनके विलेज में अब काम नहीं रहा, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ गया, फेमाइन आ गया, कुछ आ गया, तो उन्होंने अपने विलेज को छोड़ दिया, किसी और विलेज में जाकर वो कल्टीवेशन करने लगे। तो वो तो दो कंडीशंस होती थी। उसके बाद यहाँ पर बता रखा है एवरेज पीजेंट जो नॉर्थ इंडिया का उस टाइम पर होता था उसके पास मोर देन अ पेयर ऑफ बुलॉक्स होता था, 2 प्लॉज होते थे, ये सारी चीजें उसके पास होती थी। अब गुजरात के अंदर बताया गया पीजेंट पोजेसिंग अबाउट 6 एकड़ ऑफ लैंड वर कंसिडर टू बी एफ्लुएंट। वहीं बंगाल के अंदर बात करें तो 5 एकड़ वाज द अपर लिमिट ऑफ एन एवरेज पीजेंट फार्म। तो ये स्टेट वाइज क्या था उस टाइम पर अलग अलग था। फिर यहाँ पर इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात की गई है, जिसके अंदर बात की गई है अबेडेंस ऑफ लैंड, अवेलेबल लेबर और मोबिलिटी ऑफ पीजेंट थे। ये तीन मेन फैक्टर थे किसके लिए, जिनकी वजह से एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन उस टाइम पर ज्यादातर देखा गया। मॉनसून हमेशा से इंडियन एग्रीकल्चर की बैकबोन रहा है, आज भी है और पहले भी था। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया कि कौन कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को उस टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। साथ में इसमें बताया गया है कि जो पीजेंट्स थे वो टेक्नोलॉजीज को यूज करते थे दैट ऑफन हार्नेस कैटल एनर्जी। वुडन प्लो जो था वो लाइट होता था, इजीली असेंबल्ड हो जाता था, इसलिए वुडन प्लो को यूज किया ज्यादा था। अब बात करते हैं अबेडेंस ऑफ क्रॉप की। क्रॉप मेनली उस टाइम पर दो सीजनल साइकिल चलती थी, खरीफ एंड रबी। आज भी हम खरीफ और रबी के बारे में ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। मेनली होता था कि एक साल के अंदर दो क्रॉप्स किसी पर्टिकुलर फील्ड से क्या की जाती थी, प्रोड्यूस की जाती थी। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब मुगल स्टेट जो थी, मुगल एम्पायर जो था वो इंकरेज करता था पीजेंट को टू कल्टीवेट जैन से कामिल। जैन से कामिल का मतलब होता है परफेक्ट क्रॉप एज दे बॉट इन मोर रेवेन्यू, क्योंकि परफेक्ट क्रॉप होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू उनसे उनको मिलेगा, जिसमें आपके एग्जांपल है कॉटन की क्रॉप हो गई या फिर शुगर केन हो गया। और साथ में क्या था, कैश क्रॉप ऑल्सो इंक्लूडेड वेरियस सोर्स ऑफ ऑयल सीड्स। साथ में वो ऑयल सीड्स की भी कल्टीवेशन करवाते थे, लेंटिल्स की भी कल्टीवेशन उस टाइम पर
होती थी। सेवरल जो न्यू क्रॉप्स थी वो भी उस टाइम पर इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, क्योंकि वर्ल्ड लेवल से उस टाइम तक आपके पोर्तुगीज आना स्टार्ट हो चुके थे, डच आ चुके थे, इंग्लिश आ चुके थे, डेन्स आ चुके थे। तो जो वर्ल्ड लेवल की क्रॉप्स थी उस टाइम पर वो भी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुकी थी और उनका प्रोडक्शन होना भी शुरू हो चुका था, जिसके अंदर आपका मेज है, जिसको अफ्रीका और स्पेन की साइड से इंट्रोड्यूस किया गया। आपके वेजिटेबल है, टमाटो, पोटैटोज, चिलीज, ये सब कुछ मतलब हमसे रिलेट नहीं करता। फ्रूट्स हैं, पाइनएप्पल, पपाया। और इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता भी है, जैसे आपको 4 क्रॉप के नाम दे दिए और वो नीचे पूछेगा इनमें से कितने क्रॉप्स जो हैं वो नेटिव टू इंडिया है, मतलब जो इंडिया से ही है, बाहर से आकर जिनकी कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं हुई, और उसमें ऑप्शन होगा 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट। तो इस टाइप से आपसे जो क्वेश्चन है यूपीएससी के अंदर पूछे भी जाते हैं। फिर बात करते हैं विलेज कम्युनिटी की। यहाँ पर कास्ट और रूलर उसके बारे में बताया गया। इसमें बताया गया कि विलेज कम्युनिटी के अंदर एग्रीकल्चर लेबर्स रहते थे, अदर कास्ट के लोग भी थे जिनके लिए जो वर्क था वो स्पेसिफाइड किया हुआ था, जैसे स्कैवेंजर्स थे। एक कम्युनिटी थी हलाल खोरन कम्युनिटी, तो उसके अंदर क्या था, उनका काम क्या था, स्कैवेंजिंग का काम था, ठीक है। उसके बाद क्या था, मल्लाजाद्स थे, जो सन ऑफ बोटमैन को जहां जिनको कहा जाता था, उनको स्लेव से कंपेयर भी किया जाता था। कुछ कास्ट थी लाइक अहीर्स, गुज्जर्स, मालीस जो थे वो थोड़े हिरार्की में ऊपर चले गए। क्यों? क्योंकि वो एक जो काम करते थे कैटल रियरिंग का, हॉर्टिकल्चर का, वो थोड़ा प्रॉफिटेबल होना उस टाइम पर स्टार्ट हो गया था। फिर बात की गई है पंचायत एंड हेडमैन के बारे में। विलेज पंचायत की असेंबली होती थी, जिसमें असेंबली ऑफ एल्डर्स होती थी। इंपॉर्टेंट पीपल जो होते थे विलेज के, जिनके पास अच्छे खासे राइट होते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, वो उसके अंदर बैठते थे। सोर्सेस सजेस्ट करते हैं हेडमैन को जो है चूज किया जाता था बाय विलेज एल्डर्स, ठीक है। सारे विलेज एल्डर्स बैठे, उन्होंने किसी को हेडमैन चूज कर दिया। अब पंचायत ड्राइव इट्स फंड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन मेड बाय, जो पंचायत के पास पैसा आता था वो कैसे आता था, कोई इंडिविजुअल है बहुत अमीर है, जैसे आज के टाइम पे हम बानी अडानी, ऐसे किसी इंडिविजुअल ने उनको कंट्रीब्यूट कर दिया। पंचायत had to uphold the caste boundary among the various communities. They had the authority थी उनके पास फाइन की, पनिशमेंट वगैरह की। ईच कास्ट और जाति इन द विलेज हैड इट्स ओन जाति पंचायत। जितनी जाति और कास्ट होती थी विलेज के अंदर, उनके अलग अलग पंचायतें भी हमें उस टाइम पर देखने को मिली। उसके बाद बात की गई है विलेज आर्टिसंस के बारे में। मराठी डॉक्यूमेंट्स हैव रिवील्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आर्टिसंस एज हाई एज 25% ऑफ द टोटल हाउसहोल्ड्स इन द विलेज। Village artisans provide specialized services in return for which they were compensated by villages by a variety of means like share of the harvest and allotment of land। तो इस टाइप से क्या था, जो आर्टिसंस थे वो भी विलेज में होते थे और उनके काम के बदले उनको कोई ना कोई चीज जो होती थी वो इस टाइप से उनको मिलती थी। जैसे मेनली यहाँ पर देखा गया था, आर्टिसंस एंड पीजेंट्स एंटर्ड इनटू अ म्यूचुअली नेगोशिएटेड सिस्टम ऑफ रिम्यूनरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम गुड्स फॉर सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, जमींदार्स इन बंगाल remunerated blacksmiths, carpenter, even goldsmiths for their work by paying them a small daily allowance and diet money। इसी को लेटरली बाद में क्या बोला गया, जजमानी सिस्टम बोला गया, कि उनके लिए उनको कुछ पैसे या फिर कुछ देते थे वहां के जमींदार, उनके बदले में वो उनके लिए काम करते थे। अब बात की गई है लिटिल रिपब्लिक। जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे 19th सेंचुरी में, उन्होंने विलेज को एज अ लिटिल रिपब्लिक भी देखा, मेड अप ऑफ फ्रेटर्नल पार्टनर्स शेयरिंग रिसोर्सेज एंड लेबर इन अ कलेक्टिव दे। और साथ में उन्होंने देखा देयर वाज अ इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ असेट्स एंड इनइक्वालिटी भी देखी उन्होंने कास्ट और जेंडर के बीच में एक विलेज के अंदर, मतलब इंडियन विलेज के अंदर। फिर बात की गई है वुमेन्स की। अब जब हम 12th में हैं, तब मतलब मैं और मेरे क्लासमेट्स मान लो, तो उस टाइम पर ये क्वेश्चन हमेशा हमारे जितने भी प्री बोर्ड्स है उसमें पूछा जाता था कि उस टाइम पर वुमेन्स की क्या कंडीशन थी। अब यहाँ पर आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आपको नॉलेज के लिए थोड़ा सा पता होना चाहिए। वुमेन और मेन जो थे वर्क टुगेदर करते थे फील्ड्स के अंदर, ठीक है। लेकिन क्या होता था, एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती थी, जैसे मेंस्ट्रुएशन वुमेन वर नॉट अलाउड टू टच द फ्लो और द पॉटर्स व्हील इन वेस्टर्न इंडिया और एंटर फील्ड्स वेयर बेटर लीव्स वर ग्रोन इन बंगाल। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शन थी जिस टाइम पर वुमेन्स के पीरियड्स का टाइम हो उस टाइम के लिए उनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस थी। उसके बाद क्या था, हाई मोर्टेलिटी रेट्स अमंग वुमेन ऑनिंग टू माल न्यूट्रिशन, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी, डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, मीट शॉर्टेज ऑफ वाइस। अब ये चीज़ें वहाँ पर बहुत फेमस थी क्योंकि मतलब वुमेन को न्यूट्रिशन की कमी हो जाती थी। उस टाइम पर फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज होती थी कि उस टाइम पर एक एक वुमेन को 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे करने पड़ जाते थे, कंडीशंस होती थी, या फिर लड़का नहीं हुआ तो इतने बच्चे करने, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। वो सारी चीज़ों की वजह से जो वुमेन की पॉपुलेशन भी थी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं शॉर्टेज देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सारी वुमेन की कंडीशन बताई गई हैं। अब
मोस्ट ऑफ द क्या था, कई कई जगह पर वुमेन्स को राइट थे प्रॉपर्टी के, पर काफी जगह पर वुमेन्स को राइट भी नहीं थे। उसके बाद उस टाइम पर फॉरेस्ट और ट्राइब्स की कंडीशन के बारे में बताया गया है। बियॉन्ड सेटल्ड विलेजेस, ह्यूज स्वेथ ऑफ फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, जंगल, स्क्रबलैंड जिनको खरबंदी बोला जाता था, एग्जिस्टेड ऑल ओवर ईस्टर्न इंडिया। हमें पता है कि फॉरेस्ट कहाँ पर ज्यादा है कहाँ नहीं है। जब आप इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखो, इस रीजन में फॉरेस्ट ज्यादा थे, जो आपका मिड इंडिया है वहां पर फॉरेस्ट कम थे। फॉरेस्ट ड्वेलर्स को बोला जाता था बट टर्म्ड एज जंगली इन कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भिल्स एक ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है उसका, यहाँ पर एग्जांपल यूज किया गया है। भिल रिजर्व स्प्रिंग फॉर कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, समर फॉर फिशिंग, मानसून मंथ्स फॉर कल्टीवेशन एंड ऑटम एंड विंटर फॉर hunting. For the state, the forest was a place of refuge, mawas for trouble makers. फिर यहाँ पर इनरोड इनटू फॉरेस्ट, एक्सटर्नल फोर्सेस एंटर द फॉरेस्ट इन डिफरेंट वेज। उसके बारे में बताया गया है कि कैसे जो स्टेट के लोग होते थे किसी ना किसी तरीके से फॉरेस्ट में एंटर करने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, जो फॉरेस्ट के अंदर के मतलब फॉरेस्ट में जो ट्राइबल कम्युनिटीज रहती थी उनको प्रॉब्लम होती थी। अब क्यों एंटर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक हनी, बेस, वैक्स, गम, लैक, ये सारी चीज़ें बहुत ग्रेट डिमांड में रहती थी, इनसे स्टेट को बहुत फ़ायदा था, तो ये सारी चीज़ें उनको चाहिए होती थी इसलिए। उसके अलावा द होम किंग्स ऑफ असम हैड पाइकाज हु रेंडर्ड मिलिट्री सर्विस इन एक्सचेंज फॉर लैंड, ये भी कुछ रीजन थे। और एन अकबरी जो अभी हमने पीछे डॉक्यूमेंट थी जिसके अंदर अकबर के बारे में लिखा हुआ है, ऑल्सो मेंशंस ऑफ ट्राइबल किंगडम इन द नॉर्थ ईस्ट, उसके अंदर कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ ट्राइबल किंगडम्स है उनके बारे में भी मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर बात की जा रही है जमींदार्स की। जमींदार्स वर लैंडेड प्रोप्रिएटर्स हु इंजॉयड सोशल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस, इनके पास होती थी रूरल लेवल पर। कास्ट पहला फैक्टर था जिसकी वजह से मतलब इनके पास इतनी अच्छी लाइफ होती थी क्योंकि ये अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। उसके अलावा क्या था, इनका काम क्या था, स्टेट के बिहाफ पर रिवेन्यू को कलेक्ट करना, कंट्रोल ओवर मिलिट्री रिसोर्सेज भी थे जो एक अनदर सोर्स ऑफ पावर था इनके पास। तो ये कुछ चीजें थी। मेनली क्या था, Rajputs and Jats adopted this strategy to consolidate their control over टेरिटरी इन नॉर्थन इंडिया। मेनली जो अब राजपूत से जाट थे वो भी मेनली जमींदार सी थे और बाद में चलकर उन्होंने इन्हीं चीज़ों का फायदा उठाया क्योंकि उनके पास मिलिट्री हैंडल करने की, रिवेन्यू को सारी चीज़ों का आइडिया था। इसी चीज़ों का फायदा उठाकर उन्होंने भी टेरिटरीज पे कंट्रोल करना बाद में चलकर शुरू कर दिया था। उसके बाद दे ऑफन इस्टेब्लिश मार्केट्स वेयर पीजेंट केम टू सेल देयर प्रोड्यूस। बाद में चलकर जमींदार ने अपनी मार्केट इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया जहाँ पर मेनली क्या होते थे, पीजेंट्स आते थे और अपने प्रोड्यूस को सेल करते थे। अब ये इंपॉर्टेंट है, लैंड रिवेन्यू सिस्टम। रिवेन्यू फ्रॉम द लैंड जो होता था वो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट इनकम सोर्स होता था मुगल एम्पायर के लिए। देयरफॉर स्टेट जो थी वो क्रिएट करती थी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपार्टस की फिक्स रिवेन्यू को फिक्स करने के लिए और रिवेन्यू को कैसे कलेक्ट करना है। अब इस अपार्टस के अंदर इंक्लूड होता था ऑफिस जिसको दफ्तर कहते हैं, दफ्तर ऑफ द दीवान, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द फिस्कल सिस्टम। उसके अलावा क्या होता था, रिवेन्यू ऑफिशियल्स और रिकॉर्ड कीपर्स जो होते थे पेनिट्रेट द एग्रीकल्चर डोमेन एंड बिकम अ डिसिसिव एजेंट इन शार्पिंग एग्रीगेरियन रिलेशंस। अब लैंड रिवेन्यू अरेंजमेंट होती थी वो दो स्टेज में होती थी, पहला असेसमेंट करना लैंड की और फिर एक्चुअल कनेक्शन करना। अब जामा कहा जाता था वॉज द अमाउंट असेस, जितना मतलब अमाउंट कल्टीवेशन वगैरह को देके असेस की गई, हासिल होता था टोटल अमाउंट जो कलेक्ट की गई। अमिल गुजार और revenue collector had to make cultivators pay in cash, but the option of payment in kind was also open. तो ये भी मेनली चीजें कैसे की जाती थी, कैश में ही सारी पेमेंट की जाती थी। अब बात करते हैं फ्लो ऑफ सिल्वर की। द मुगल एम्पायर वाज द अमंग द लार्जेस्ट टेरिटोरियल एम्पायर्स इन एशिया दैट हैड मैनेज्ड टू कंसोलिडेट पावर। दीज एम्पायर्स वर द मिंग, चाइना, सफादीद एंड ऑटोमन, जो मतलब उसी टाइम पर चल रहे थे जो एम्पायर अदर देन मुगल एम्पायर। द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन ऑल दीज एम्पायर्स हेल्प्स क्रिएट वाइब्रेंट नेटवर्क ऑफ ओवरलैंड ट्रेड फ्रॉम चाइना टू द मेडिटेरियन सी। अब देखो उस टाइम पर जो अलग एम्पायर थे इन सभी के साथ में सारी चीजें सही थी, इंडिया में मुगल एम्पायर चल रहा था, चाइना में भी, तो इन सभी के बीच में रिलेशन ठीक ठाक थे, तो जो उस टाइम पर ट्रेड का मामला था वो भी सही ठीक ठाक चल रहा था। This resulted in a great geographical diversity of India's overseas trade. Expanded trade brought in huge amount of silver bullion into Asia to pay for goods procured from India. India didn't have natural resources of silver, so this provides stability in the availability of metal currency, particularly the silver rupiah in trade. अब इनकी ट्रेड चलने का, स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि इंडिया के अंदर सिल्वर जो बुलियन है वो आना शुरू हो गई। इंडिया के अंदर खुद के अंदर सिल्वर की अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं है, अवेलेबिलिटी कम है, तो इससे कि जो सिल्वर रुपया है वो भी इंडिया के अंदर आ गया। यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है, सिल्वर रुपया इशूड बाय औरंगजेब दिखा रखा है
और ये सिल्वर रुपया इशूड बाय अकबर दिखा रखा है। फिर बात करते हैं द एन अकबरी ऑफ अबुल फजल। अब इसके बारे में देखते हैं। इट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ अ लार्ज हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन बाय अब्दुल फजल एट द ऑर्डर किसका था? एम्परर अकबर का। इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री रिटन कमीशन बाय अकबर। दिस हिस्ट्री नोन एज अकबरनामा एंड कंप्राइज 3 बुक। फर्स्ट 2 बुक प्रोवाइड करते हैं वो हिस्टोरिकल नरेटिव, और तीसरी बुक इनमें से है एन ए अकबरी। द थर्ड बुक was organized as a compendium of imperial regulation and a gazetteer of the empire. N is made up of किससे बनी है ये? Of 5 books of which the first 3 book describe the administration. First book का नाम है मंजिल आबादी, कंसर्न करते हैं imperial household और उसकी मेंटेनेंस के बारे में मेंशन है। फिर सेकंड बुक है सिपा आबादी, जिसके अंदर मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस टाइम का उसके बारे में मेंशन है। थर्ड बुक है मुल्क आबादी, जिसके अंदर मेंशन है विद द फिस्कल साइड जो थी एम्परर की उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। डिटेल एनालिसिस जो है वो सारा यहाँ पर बताया गया। आप चाहो तो इसको कंप्लीट को गो थ्रू भी कर सकते हो। एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार मैंने एग्जाम में देखी भी है कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, वो ये है कि देखो फिजिकल साइड वाला हो गया, उसके बाद क्या है? Provide rich quantitative information on revenue rates followed by the count of 12 provinces. This section has detailed statistical information which include the geographical topography, economic profile of the all the subas and administrative and fiscal division. तो फिजिकल डिवीजन क्या थी? सबसे ऊपर क्या होता था? सरकार, फिर प्रगना, फिर महल, टोटल मेजर्ड एरिया एंड असेस्ड रेवेन्यू जमा। तो ये जो सीक्वेंस है सरकार, प्रगना, महल, वो आपको याद रखनी है। फोर्थ और जो फिफ्थ बुक थी वो डील करती थी रिलीजियस, लिटरेरी और कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ एंड ऑल्सो कंटेन अ कलेक्शन ऑफ अकबर्स ऑस्पिशियस सेइंग, जो अकबर ने बहुत अच्छी अच्छी सेइंग्स कही उनके बारे में। तो इस तरीके से आपके 5 पार्ट जो थे कंप्लीट हो जाते हैं। द मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिवाइज्ड 5 टाइम्स बाय द ऑथर एंड ऑरल टेस्टिमनीज वर क्रॉस चेक एंड वेरीफाइड। अब यहाँ पर टाइमलाइन मेंशन है, वही 5026 में मैंने बताया था बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया बैटल ऑफ पानीपत के अंदर, फर्स्ट मुगल एम्परर बन गए। 30 से 40 तक जो था फर्स्ट फेज रहा हुमायूं के रीन का। 40 से 55 तक हुमायूं को डिफीट कर दिया शेरशाह सूरी ने। 1555 के अंदर दोबारा हुमायूं को उनका राज्य मिल गया, फिर 1 साल वो रहे, उसके बाद जो रीन था वो अकबर के पास चला गया 1605 तक। सॉरी मैंने गलती से 1607 बोल दिया था। फिर रीन ऑफ जहांगीर रहा, फिर शाहजहां रहा, और फिर औरंगजेब 1707 में इनकी डेथ हो गई। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट बताए गए हैं। 1739 में नादिर शाह इंडिया आए थे और उन्होंने इंडिया आकर बहुत तबाही मचाई थी। फिर 61 में अहमद शाह अब्दाली आए थे और इनका मराठास के साथ क्लैश हुआ था, जिसको हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। अब देखो थर्ड यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट यहाँ दे रखा है, तो सेकंड कब हुआ? सेकंड हुआ था मेनली अकबर के रीन के अंदर ही हुआ था, अकबर के साथ ही हुआ था जो आपका सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता, अकबर वर्सेस हिम। फिर 1765 में दीवानी ऑफ बंगाल जो थी ट्रांसफर कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों कर दी गई थी? क्योंकि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के अंदर हम हार गए थे। फिर 1857 में आपको पता ही है बैटल हुआ था, उसके अंदर जो लास्ट मुगल रूलर थे बहादुर शाह, उनको फिर एग्जाइल कर दिया गया था और बाद में उनकी डेथ वहीं पर हो गई थी। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी आपको याद रखना है, लैंड वॉज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स बाय अकबर। पोलाज किसको कहते थे? लैंड विच इज एनुअली कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप एंड इज नेवर अलाउड टू लाई फेलो। परोती कहा जाता था लैंड लेफ्ट आउट ऑफ कल्टीवेशन फॉर अ टाइम दैट इट मे रिकवर इट्स स्ट्रेंथ। चाचर बोला जाता था लैंड दैट हैज लेन फेलो फॉर 3 और 4 years। बंजर बोला जाता था लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर 5 years एंड मोर। और साथ में यहाँ पर बताया गया मनसबदारी क्या था? वॉज ए मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था रिस्पॉन्सिबल। सब मनसबदार को क्या था? कैश में पे की जाता था, और सब मनसबदार को क्या था? जागीर में पे किया जाता था। जागीर मतलब एक लैंड का टुकड़ा दे दिया जाता था, वो जो काम था जो उनकी पोजीशन थी उसके बदले। नेक्स्ट है हमारा किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोड। तो इसके अंदर भी क्या है, मेनली आपका ज्यादा राजाओं के बारे में यहाँ पर भी नहीं बताया गया है, मेनली यही बताया गया है कि कुछ कैसे मुगल दरबार कैसे होते थे, उनकी क्रॉनिकल्स वगैरह के बारे में ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई। मेनली देखो नेम मुगल आया कहाँ से? नाम मुगल आया कम्स फ्रॉम मंगोल। क्यों मुगल्स अपने आप को रेफर करते थे एज अ तिमुरी डिसेंडेंट फ्रॉम द पैटर्नल साइड, जो उनकी पैटर्नल साइड थी उसकी साइड से वो अपने आप को तुर्किश रूलर तिमूर के डिसेंडेंट बताते थे। अब ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी क्या थे, यूरोपियंस जो थे उन्होंने मुगल वर्ड यूज करना स्टार्ट किया इनके लिए, तो वहां से वो जो वर्ड था पॉपुलर हो गया। अब फाउंडर कौन थे एम्पायर के? सिंपल सी बात है, जहीरुद्दीन बाबर जो थे वो इनके फाउंडर थे। वो फर्स्ट हिमसेल्फ उन्होंने अपने आप को काबुल के अंदर एस्टेब्लिश किया और 1526 में वो आगे की तरफ उन्होंने अपने आप को पुश किया।
अब उनके सक्सेसर थे नसरुद्दीन हुमायूं, उनके बारे में हमने देख लिया। बीच में शेरशाह सूरी ने उनसे चीजें ले ली थी और वो सारी चीजें हमने देख ली। फिर दोबारा से उन्होंने शेरशाह सूरी को हरा दिया था, पर बाद में 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई। फिर आए जलालुद्दीन अकबर, नॉट ओनली एक्सपेंडेड बट इसके टाइम पर जो अकबर थे उनके टाइम पर, इसकी गलती से बोल दिया, तो जलालुद्दीन अकबर जो थे इनके टाइम पर क्या हुआ था कि जो मुगल एम्पायर था वो लार्जेस्ट बन गया था, स्ट्रॉन्गेस्ट और रिचेस्ट किंगडम बन गया था उस टाइम का आसपास की जगह के अंदर। अकबर हैड 3 फेयरली एबल सक्सेसर, अकबर के बाद 3 सक्सेसर और ऐसे आए जिन्होंने मुगल एम्पायर को चाहे किसी तरीके से संभाला। अब एक चीज है, औरंगजेब को आप गालियां दो, आप कुछ दो, बट औरंगजेब के टाइम तक भी मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा एक्सपेंड रहा और एट लास्ट चाहे बल से चाहे छल से किसी भी टेक्निक से औरंगजेब को भी एट लास्ट कोई भी हरा नहीं पाया था। चाहे उसके रीजन बैड थे गुड थे, बट ऑब्वियस सी बात है औरंगजेब को भी किसी ने नहीं हराया था। एट लास्ट उनकी डेथ हो गई, उसके बाद चीजें बिगड़ गई। और अकबर के बाद 3 सक्सेसर आए, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। अब औरंगजेब की डेथ के बाद थोड़ी सी चेंज हो गई, मुगल एम्पायर थोड़ा कम होने लगा क्योंकि बाकी की जो जगहें थी वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गए थे। अब देखते हैं द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स कमीशन बाय द मुगल एम्पायर एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर स्टडिंग द एम्पायर एंड इट्स कोड। तो क्रॉनिकल्स को कमीशन कराते थे ये खुद मुगल रूलर्स ही, जिनसे कि इनके मतलब डेथ के बाद आगे तक हिस्ट्री के अंदर इनके बारे में बताया जा सके और इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आगे तक लोगों को पता चले। Chronicles wrote focused on events centered on the ruler, his family, the court, nobles, wars, administrative arrangements। और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी थी, इसीलिए हमें शायद इतना ज्यादा मुगल एम्पायर के बारे में पता है। उनके टाइटल्स होते थे जैसे अकबर अकबरनामा हो गया, शाहजहां शाहजहांनामा, आलमगीर वर्ड यूज होता था औरंगजेब के लिए, हो गया आलमगीरनामा। फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन, देखो तुर्किश वॉज द मदर टंग ऑफ द मुगल्स। बाबर रोट पोएट्री एंड हिज मेमोरी इन दिस लैंग्वेज। ठीक है, पहले उनकी मदर टंग क्या थी, तुर्किश थी, पहले यूज भी वही होती थी। बाबर जो अपनी पोएट्री वगैरह लिखते थे वो भी इसी लैंग्वेज में लिखते थे। बाद में चल के क्या हुआ, पर्शियन बिकम अ लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, और जो बाद की राइटिंग्स हुई वो भी किस में हुई, पर्शियन में ही हुई। पर्शियन वॉज स्पोकन बाय द किंग एंड लेटर बिकम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल levels. Even when Persian was not directly used, it influenced the language of official records in Rajasthani, Marathi, and even Tamil. Persian soon became Indianized and new language Urdu emerged from the interaction of Persian with Hindi. Babur memories were translated from Turkish into a Persian Babarnama. Sanskrit texts such as Mahabharata and Ramayana were also translated into Persian ताकि जो जिनको पर्शियन समझ में आती है वो भी उसको कर सके. The making of manuscripts. All books in Mughal India were manuscript, that is they were handwritten, and the center of manuscript production था वो कहाँ होता था, was Imperial किताब खाना. The creation of manuscript involved a number of people performing a variety of tasks. मतलब पेपर मेकर्स वर नीडेड थे, वो अलग काम कर रहे थे, स्क्रिप्चर और कैलीग्राफी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, ग्लिडर्स इलिमिनेट करने के लिए, पेज पेंटर्स सीन्स को टेक्स्ट के फॉर्म में और सारी चीजों को मेंशन करने के लिए, बुक बाइंडर्स जो गैदर करते थे। तो इस तरीके से सबको काम पर लगा रखा था। कैलीग्राफी क्या था, द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग वॉज अ स्किल ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इट वॉज प्रैक्टिस्ड यूजिंग डिफरेंट स्टाइल्स। अकबर्स फेवरेट जो थी वो कौन सी थी, वॉज द नस्तलिक, अ फ्लूइड स्टाइल विद लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। अब बात करते हैं द पेंटेड इमेज की। क्रॉनिकल्स नरेटिंग द इवेंट्स ऑफ अ मुगल एम्पायर रीन कंटेन्ड अलोंगसाइड द written text images that described an event in visual form. The scribe left blank spaces on nearby pages where paintings were inserted to accompany what was described in words. These paintings were miniatures and could be passed around for viewing and mounting on the pages of manuscript. Paintings पोर्ट्रे करते थे एम्पायर को, उनके कोर्ट को और उनके पीपल को। आपने बहुत सारी मुगल पेंटिंग्स अपने बुक्स के अंदर देखी भी होंगी। इस्लाम प्रोहिबिट्स करता था द पोर्ट्रेयल ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये भी यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद द बॉडी ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन वाज इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज बाय वेरियस सोशल ग्रुप्स. Muslim rulers in many Asian regions during centuries of empire building regularly commissioned artists to paint their portraits and life scenes. The Safavid kings of Iran patronized the finest artists. Painters such as Bizad contributed to spreading the cultural fame of the Safavid court far and wide. Artists from Iran like Mir Sayyid Ali and Abdas Samad were brought to the मुगल कोर्ट। तो ये कुछ फेमस आर्टिस्ट उस टाइम के जिनको भी मुगल कोर्ट के अंदर लाया
गया। अब यहाँ पर अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में बताया गया। सबसे पहले अकबरनामा स्टार्ट किया गया 1589 में। अबुल फजल ने अकबरनामा पे काम किया फॉर 13 ईयर्स। अकबरनामा को उन्होंने 3 बुक्स में डिवाइड किया, ऑफ विच द फर्स्ट वर्क, जिनमें से जो शुरू की 2 थी वो क्या थी, क्रॉनिकल्स थी। थर्ड बुक का नाम क्या था, एन अकबरी, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा। द फर्स्ट वॉल्यूम जो थी वो कंटेन करती थी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम अदब टू अकबर 30th ईयर। सेकंड वॉल्यूम जो थी वो 46th रेगनल ईयर 1601 ऑफ अकबर के बारे में था। द वेरी नेक्स्ट ईयर अबुल फजल वाज मर्डर कर दिया गया था बाय वीर सिंह बुंदेला इन अ कॉन्स्पिरेसी हेडेड बाय प्रिंस सली। Akbarnama was written to provide a detailed description of Akbar reigns, giving a holistic picture of all aspects of Akbar empire. उसके लिए अकबरनामा को लिखा गया था। अब बादशाहनामा के बारे में बात करें, एक प्यूपिल थे ऑफ अबुल फजल जिनका नाम था अब्दुल अहमद लाहौरी Abdul Hamid Lahori is known as the author of the Badshah Nama. It is the official history in 3 volumes, daftars of 10 lunar years each. इसके अंदर लाहौरी ने लिखा wrote the first and second daftar comprising the first 2 decades of Shahjahan rule, and due to old age he could not proceed with the third. वो थर्ड के साथ प्रोसीड नहीं कर पाए। These volumes को बाद में लेटर रिवाइज किया by the सादुल्ला खान और शाहजहां के क्या थे, वो वजीर थे। जो एडिटेड वर्जन ऑफ द अकबरनामा एंड बादशाहनामा was first published by the Asiatic Society in the 19th century. अब बात करते हैं आइडियल किंगडम अ डिवाइन लाइट। तो यहाँ पर सारी चीजें बताई गई हैं। अबुल फजल प्लेस्ड मुगल किंगशिप एज द हाईएस्ट स्टेशन इन द हिरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट रिसीविंग लाइट इमेनेटिंग फ्रॉम गॉड। इस तरीके से वो उसको देखते थे। अब देखते हैं एक यूनिफाइंग फोर्स। मुगल क्रॉनिकल्स प्रेजेंट द एम्पायर एज द सोर्स ऑफ ऑल पीस एंड स्टेबिलिटी। जिस तरीके से उन्होंने बताया है, साथ में द एम्पायर स्टूड अबव ऑल रिलीजन एंड एथिक ग्रुप्स एंड इंश्योर्ड दैट जस्टिस एंड पीस प्रिवेल। Abul Fazl described the idea of सुलह कुल absolute peace as the cornerstone of enlightened rule. ये मेनली ये माना जाता है कि ये चीज किसने पॉपुलर की थी, अकबर ने पॉपुलर की थी। और अबुल फजल ने जो चीज भी लिखी वो सारी चीजें अकबर के कंटेक्स्ट में ही लिखी थी। सुलह कुल का मतलब क्या था, ऑल रिलीजन्स and schools of thought had freedom of expression, but on condition that they did not undermine the authority of the state. The idea of Sulekul was implemented through state policies. The nobility under the Mughals was a composite one comprising Iranis, Turanis, Afghans, Rajputs, Deccanis, all of whom were given positions and awards purely on the basis of their service and loyalty to the king. Akbar abolished the tax on pilgrimage in 1563 and jizya in 1564. मतलब अकबर ने क्या किया था, पिलग्रिमेज टैक्स होता था एक जो नॉन मुस्लिम्स पर लगता था, उसको 1563 में हटा दिया था। जजिया टैक्स को भी उन्होंने 1564 में हटा दिया था। मेनली माना जाता है जितने मुगल एम्पायर है उनमें से अकबर सबसे अच्छे भी रहे। हिंदूज के कंटेक्स्ट में सबसे अच्छे कौन रहे, अकबर ही रहे, हिंदूज हो चाहे फिर वो सिख हो या कोई और भी कम्युनिटी क्यों ना हो। अब इन टैक्स को बाद में दोबारा, ऐसा नहीं है कि जहांगीर ने दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया था, शाहजहां ने इंट्रोड्यूस कर दिया था, इन सभी टैक्स को बाद में दोबारा औरंगजेब ने इंट्रोड्यूस किया। औरंगजेब रीइम्पोज्ड जजिया ऑन नॉन मुस्लिम, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। Just sovereignty as a social contract. Abul Fazl defined sovereignty as a social contract. The empire protects the 4 essence of its subject, namely life, jan, property, mal, honor, namus, or faith, deen, and in return demand obedience and a share of resources. A number of symbols जो थे उस टाइम पर क्रिएट किए गए for visual representation of the idea of a justice. One such symbol क्या था, was the motif of the lion and the lamb or god peacefully nestling next to each other. This was meant to signifying a realm where both the strong and the weak could exist in harmony. तो ये सारी चीजें किसने, अबुल फजल ने सारी चीजों के बारे में मेंशन किया। कैपिटल एंड कोर्ट। द कैपिटल सिटी जो थी वो हार्ट होती थी मुगल एम्पायर का, वेयर जहां पर कोर्ट जो था वो असेंबल किया जाता था। बाबर टुक ओवर द लोधी कैपिटल ऑफ आगरा, तो द कोर्ट वॉज फ्रीक्वेंटली ऑन द मूविंग ड्यूरिंग हिज रेन। 1520s में क्या किया था, अकबर ने डिसाइड किया था एक नई कैपिटल बनाने का, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी बिल्कुल आगरा के पास ही है, आप वहां पर घूमकर भी आ सकते हो अगर आप ताजमहल देखने जा रहे हो तो। One of the reasons for this was that Sikri was located on the direct road to Ajmer, where the Dargah of Sheikh Muinuddin Chishti had become an important pilgrimage center. Mughal emperor entered into a close relation with Sufis of the Chishti सिलसिला, जिनके बारे में हमने सेकंड लेक्चर में देखा था, मतलब सेकंड चैप्टर में देखा था। Akbar commissioned the construction of a white marble tomb for Sheikh Salim Chishti next to the majestic Friday Mosque at Sikri. The enormous arched gateway Buland Darwaza was meant to commemorate victory in Gujarat.
एंड 1585 में द कैपिटल वाज ट्रांसफर्ड टू लाहौर टू ब्रिंग द नॉर्थ वेस्ट अंडर अकबर वॉच। तो ये सारी चीजें कैपिटल के बारे में बताई गई हैं। फिर शाहजहां के पास काफी इनफ पैसा था और उनका इंटरेस्ट था बिल्डिंग्स के अंदर, और मेनली उनके टाइम पर काफी बिल्डिंग्स को भी बनाया गया। इसीलिए इन 1648 द कोर्ट आर्मी एंड हाउस होल्ड मूव फ्रॉम आगरा टू द न्यूली कंप्लीटेड इंपीरियल कैपिटल शाहजहानाबाद। इट वाज अ न्यू एडिशन टू द सिटी ऑफ दिल्ली विद द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और चांदनी चौक एंड स्पेशियस होम्स फॉर द नोबिलिटी। तो इस तरीके से चीजें दोबारा दिल्ली की तरफ आ गई। द मुगल कोर्ट, अब यहाँ पर मेंशन किया गया मुगल कोर्ट के बारे में क्या क्या चीजें वहां पर होती थी। सेंटर पीस में थ्रोन होता था, तख्त होता था, विच गिव फिजिकल फॉर्म टू द फंक्शन ऑफ द सर्वेंट एज द एक्सेस मुंडी। इन कोर्ट स्टैचूज वाज डिटरमाइंड बाय द स्पेशल प्रॉक्सिमिटी टू द किंग्स। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई है। द फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन टू द रूलर इंडिकेटेड द पर्सन स्टेटस इन द हिरार्की। डीपर प्रोस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेड हाईएस्ट स्टेटस है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन वाज था सजदा और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन। और अंडर शाहजहां दीज रिचुअल्स को रिप्लेस कर दिया था विद चाहर, तस्लीम एंड जमीन बॉल, मतलब ग्राउंड के ऊपर किस करना। उससे ये चीजें मतलब शाहजहां ने नई इंट्रोड्यूस की थी कि उनको पुराना कॉन्सेप्ट सजदा वाला पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने इसको नया स्टार्ट किया था। The protocols governing diplomatic envoys at the Mughal court were equally explicit. Thomas Roe, English envoy of James I, simply bowed before Jahangir according to European custom and further shocked the court by demanding a chair. तो ये चीज थोड़ा मुगल्स के लिए अलग थी कि किसी ने उनको सिर्फ थोड़ा सा झुककर बो डाउन किया, जैसा क्योंकि वो यूरोप से आए थे, यूरोप में ऐसा ही होता था, वो अपनी क्वीन के सामने ऐसे ही किया करते थे। ये चीज उनको थोड़ी शॉकिंग लगी, प्लस उन्होंने साथ में चेयर भी डिमांड कर ली, तो वो चीजें और ज्यादा शॉक उस टाइम पर उनको लगा। The emperor began his day at sunrise with personal religious devotion और prayer and then appeared on a small balcony जिसको बोला जाता था जरोका, जो ईस्ट की तरफ फेस करती थी। Below a crowd of people जो होता था वो वेट कर रहा होता था अपने एम्परर के लिए। जरोका दर्शन जो थे वो उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? उसको इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने। देन फिर उसके बाद वो पब्लिक हॉल ऑफ ऑडियंस जिसको दीवाने आम बोला जाता था वहां चला जाता था टू कंडक्ट द प्राइमरी बिजनेस ऑफ हिज गवर्नमेंट वेयर स्टेट ऑफिशियल्स प्रेजेंटेड रिपोर्ट्स। फिर दीवाने खास क्या होता था? द एम्परर हेल्ड प्राइवेट ऑडियंस एंड डिस्कस कॉन्फिडेंशियल मैटर्स के लिए दीवाने खास होता था। ऑन स्पेशल ओकेजन सच एज एनिवर्सरी ऑफ असेशन टू द थ्रोन, ईद हो गया, शाबे बारात, होली, इन पर क्या होता था? कोर्ट के अंदर पूरा सेलिब्रेशन चलता रहता था। The Mughals celebrated three major festivals a year: the solar and lunar births of the monarch, और Nowruz the Iranian New Year on the vernal equinox. अब टाइटल्स और गिफ्ट की बात करें, ग्रैंड टाइटल्स वर अडॉप्टेड बाय द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन एंड आफ्टर अ विक्ट्री ओवर आर्मी। जो मुगल कॉइन्स थे वो कैरी करते थे फुल टाइटल को। ग्रांटिंग ऑफ टाइटल्स टू मेन टू मेरिट वाज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था किसका? मुगल पॉलिटी का। टाइटल असफ खान फॉर वन ऑफ द हाईएस्ट मिनिस्टर originated with Asaf, the legendary minister of the prophet King Suleiman. The title Mirza Raja was accorded by Aurangzeb to his two highest ranking nobles Jai Singh and Jaswant Singh. आपने सुना भी होगा राजा जय सिंह और राजा जसवंत सिंह। Titles could be earned or paid for. Mir Khan offered rupees 1 lakh to Aurangzeb for the letter अलीफ। अलीफ लेटर को अपने नाम के साथ लगवाने के लिए उन्होंने 1 लाख उसको पे किया था। अदर अवार्ड्स थे जिसके अंदर रॉब ऑफ ऑनर था, ये सारी चीजें थी। तो एक बार आप इसको पढ़ लेना, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं जो मैं एक्सप्लेन करूं यहाँ पर। फिर है द इंपीरियल हाउस होल्ड, इसके अंदर मतलब उनकी वाइफ्स वगैरह को कैसे रखा जाता था वो बताया गया है। पोलीगैमी उस टाइम पर मेनली रूलिंग ग्रुप्स के अंदर प्रैक्टिस की जाती थी। मैरिज एक तरीका होता था पॉलिटिकल रिलेशंस को बनाने के लिए, अलायंसेस को बनाने के लिए। साथ में देखें तो मुगल हाउस होल्ड्स में बहुत सारी उनकी वाइफ्स होती थी रॉयल फैमिली की, जिनको बेगम्स बोला जाता था, ठीक है। और जो नोबल फैमिली से नहीं होती थी उनको अगाज बोला जाता था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। आफ्टर नूरजहां थी जहांगीर की पत्नी। मुगल क्वींस एंड प्रिंसेस बिगन टू कंट्रोल सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल मैटर। तो नूरजहां जो थी उन्होंने काफी चीजों को हैंडल किया। उसके बाद जो थी वहां पर चीजें जो थी फाइनेंशियल मैटर्स में, नूरजहां के क्वीन बनने के बाद क्या हुआ, चीजें थोड़ी वुमेन के लिए, बेगम्स के लिए बदलना शुरू हुई थी। शाहजहां की जो डॉटर थी जहानारा एंड रोशनारा एंजॉयड एन एनुअल इनकम ऑफन इक्वल टू दैट ऑफ हाई इंपीरियल मनसबदार। तो ये कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। Jahanara participated in many architectural projects of Shahjahanabad, Delhi. Among these was an imposing double-story Karwa with courtyard and garden, the Bazaar of Chandni Chowk, the throbbing center of Shahjahanabad. Humayunama, written by
हुमायूं नामा को किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने, जो किसकी? बाबर की डॉटर थी, हुमायूं की सिस्टर थी। द इंपीरियल ऑफिशियल रिक्रूटमेंट्स एंड रैंक्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नोबिलिटी जो थी वो अलग अलग एथनिक ग्रुप और रिलीजियस ग्रुप से मुगल एम्पायर के अंदर होती थी। अब इन अकबर की इंपीरियल सिस्टम के अंदर क्या था? तुरानी और ईरानी नोबल्स थे, वो शुरू के टाइम पर प्रेजेंट थे, लेकिन बाद में देखें तो अकबर के कोर्ट में राजपूत भी थे, इंडियन मुस्लिम्स भी उसके अंदर थे। राजपूत चीफ में बात करें, राजा भारमल जो थे आमेर के, जिनकी बेटी की शादी अकबर से हुई थी, तो उन्होंने बाद में चलकर अकबर के कोर्ट में काफी बड़ा रोल प्ले किया था। अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे राजा टोडरमल, वो भी खत्री कास्ट से बिलोंग करते थे। तो हम मान सकते हैं कि अकबर के कोर्ट में अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो थे वो प्रेजेंट थे। जो नूरजहां थी, जहांगीर की वाइफ, वो भी क्या थी? एक ईरानी ही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया जो होल्डर्स थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे बड़े बड़े, उनको रैंक्स दी जाती थी, जिनको बोला जाता था मनसब्स। अब वो टू तरीके से होती थी। एक तो होता था जात, जात क्या इंडिकेट करता था, और फिर पोजीशन इन द हिरार्की एंड द सैलरी जो होती थी मनसबदार की, उसको मतलब 100 जात ऐसे करके जो हाईएस्ट होती थी वो आपकी होती थी 5000 तक। तो 5000 जात तक वही जो जा पाता था, जो कि किसी भी रूलर के क्लोज होता था, या फिर किसी ने कुछ हाई अचीव किया हो। जैसे कि अकबर के टाइम पर मान सिंह, जो उनकी वाइफ की साइड से बिलोंग भी करते थे उनसे रिलेशन में, और साथ में बहुत अच्छे नॉबल भी थे, बहुत स्ट्रांग भी थे, तो वो उस जात तक पहुंचे थे 5000 तक। सवाल क्या होता था? इट इंडिकेट द नंबर ऑफ फोर्समैन ही वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन द 17th सेंचुरी। मनसब्स ऑफ 1000 जात और अबव को नॉबल्स की तरह रैंक किया जाता था। उमारा क्या होता था? विच इज अ प्लूरल ऑफ अमीर। नोबल्स जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे मिलिट्री campaigns में with their army and also served as officer of the empire in the provinces। ये दोनों काम किसके होते थे? नोबल्स के होते थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। मीर बख्शी क्या होता था? पे मास्टर जनरल होता था, स्टूड इन ओपन कोर्ट ऑन द राइट ऑफ द एम्पायर एंड प्रेजेंटेड ऑल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट और प्रमोशन व्हाइल हिज ऑफिस प्रिपेयर्ड ऑर्डर्स बेयरिंग हिज सील एंड सिग्नेचर दोज ऑफ द एम्पायर। ये सारी चीजें होती थी। उसके अलावा दो अदर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर कौन कौन से होते थे? एक होता था दीवान आला, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, और दूसरा होता था सदर उस सुदूर, जो मिनिस्टर ऑफ ग्रांट और मदद महा होता था। ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है, और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ स्किप कर देना। फिर यहाँ पर बताया गया है बियॉन्ड द सेंटर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बताया गया है द डिवीजन ऑफ फंक्शंस एस्टेब्लिश, मैं लिख भी देती हूँ, इंपॉर्टेंट। द डिवीजन ऑफ फंक्शन एस्टेब्लिश एट द सेंटर वाज रेप्लिकेटेड इन द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस को बोला जाता था, याद रखना, प्रोविंसेस को बोला जाता था सूबास। हो गया। हेडेड कौन करता था इनको? सूबेदार। उसके बाद हो गया यहाँ पर, उसके बाद सूबास को डिवाइड किया जाता था। सूबास से नीचे या होते थे सरकास। या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया। सरकार से होते थे। सरकार से नीचे क्या होता था? सरकार से नीचे होते थे परगना। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। पर्शियन वॉज मेड द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पर लोकल लैंग्वेजेस जो थी वो विलेज अकाउंट्स के लिए उनको यूज कर लिया जाता था। अब बात की गई बियॉन्ड द फ्रंटियर, द सफेदीज एंड द कांधार्स। All conquerors had to cross the Hindu Kush, make their way into the Indian subcontinent, due to which Mughals had to control the post of Kabul and Kandahar to ward off this potential danger। अब किसी को भी इंडिया के अंदर आना है उसको ऑब्वियसली हिंदू कुश को पार करना पड़ेगा, इसलिए मुगल्स जो थे काबुल और कांधार के ऊपर अलग से पोस्ट पे नजर रखते थे, ताकि कि कोई और इधर आकर मुगल एम्पायर पे अटैक ना कर पाए। कांधार वाज अ बॉन ऑफ कंटेंशन था बिटवीन सफादीज एंड मुगल्स के बीच में। इट वाज इनिशियली इन द पोजेशन पहले हुमायूं के, और बाद में रिकंक्वायर कर लिया था अकबर ने इसको 1595 के अंदर। सफादीज कंटिन्यू टू स्टेक क्लेम ऑन कांधार एंड इन द विंटर ऑफ 1622 अ पर्शियन आर्मी जो थी उसने कांधार को कैप्चर कर लिया। द ऑटोमन्स पिलग्रिमेज एंड ट्रेड, रिलेशन जो थे मुगल्स और ऑटोमन्स के बीच में, उनको मार्क किया जाता बाय द कंसर्न टू इंश्योर फ्री मूवमेंट फॉर मर्चेंट्स एंड पिलग्रिम्स इन द टेरिटरी अंडर ऑटोमन कंट्रोल। फॉर एग्जांपल जैसे मेका और मदीना का जो सेंटर्स हैं, जो मुस्लिम रिलीजन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, वहां पर जाना के लिए किसी को कोई खतरा नहीं था, वहां पर सभी जा सके, इतना अच्छा रिलेशन उनको मेंटेन करना होता था। द एम्परर यूजुअली कंबाइंड रिलीजन एंड कॉमर्स बाय एक्सपोर्टिंग वैल्यूएबल मर्चेंटाइज टू एडन एंड मोखा, both Red Sea ports, and distributing the proceedings of the sales in charity to the keepers of shrimp। अब बात की गई है जेसुट एट द मुगल कोर्ट। फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट, पोर्तुगीज मर्चेंट जो थे एस्टेब्लिश, उन्होंने नेटवर्क बना लिया था ट्रेडिंग स्टेशन का। अब जो पहले ज्यूइश मिशन रीच मुगल कोर्ट वो कब आया था?
फतेहपुर सिकरी में अकबर के टाइम पे इन 1580 वहां पर 2 साल के लिए वो रहे। द Jews spoke to अकबर अबाउट क्रिश्चियनिटी एंड डिबेटेड इट्स वर्च्यूज विद द उलेमा। उसके बाद बस चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पर टाइमलाइन दी गई है, थोड़ा सा टाइमलाइन को देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे 1639 से 47 में लाहौरी ने कंपोज किया फर्स्ट 2 दफ्तार ऑफ बादशाह नामा, फिर जहांगीर ने राइट करवाया अपनी मेमोरी में जहांगीर नामा। ये सारी चीजें यहाँ पर क्रोनोलॉजी मेंशन है, एक बार इसको देख लेना। फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट में नवाब ऑफ अवध गिफ्टेड द बादशाह नामा टू किंग जॉर्ज थर्ड इन 1799। किताब खाना ट्रांसलेटेड एज लाइब्रेरी। Akbarnama was translated into English by Henry Beveridge, and Akbar established Ibadat Khana at Fatehpur Sikri as a place for interfaith debates between lean Muslims, Hindu, Jains, Parsis and Christian। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी खत्म होती है। होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कोई चीज अच्छी ना लगी हो, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में, जिसके अंदर मेनली आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। पीडीएफ आपको ये वाली जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ में जो ओरिजिनल एनसीईआरटी है उसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। दोनों में से जिसमें से आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, वो कोई कंपल्शन नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और क्लास कैसी लगी वो कमेंट कर देना। थैंक